क्या आप आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में बता सकते हैं जिससे हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाए? हार्ट अटैक होने का जो मेन कारण है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड है, कि खून का बहाव किसी भी कारण से रुक जाए, थक्का बन जाए, जिसकी वजह से खून का बहाव सप्लाई ना हो, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब जब आयुर्वेद में हर्ब्स की हम बात करें कि हम 95 to 98% तक कैसे ऐसा कर पाएँ कि खून के बहाव को या थक्के बनने की संभावनाओं को रोका जा सके, तो उसमें 2 हर्ब्स आयुर्वेद की बहुत अच्छे से काम करती हैं, एक दालचीनी और एक अर्जुन। देखिए, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एग्जैक्टली इसलिए मैंने आपसे कहा कि किस पे भरोसा करें और क्या इस्तेमाल करें। अगर मैं कहूँ कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको जाना चाहिए, या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लिनजिंग के लिए या टॉक्सिन्स के लिए जाना चाहिए, तो आप पंचकर्मा में विरेचन और वस्ती या वमन प्रोसीजर के थ्रू ही जाएं, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे और वो आपके लिए सेफ भी रहेंगे। पंचकर्मा के बारे में, हाँ जी। क्या है पंचकर्मा थेरेपी? देखिए, जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद का एक विशेष पार्ट है पंचकर्मा। पंचकर्मा से हम डिटॉक्सिफिकेशन से समझते हैं कि एक बहुत जनरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी चीज़ की या क्लीनिंग करते हैं या वाइट वॉश करते हैं, घर का हमें रीपेंट कराना होता है, तो हम उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर हम उसको वाइट वॉश करते हैं या पेंट कराते हैं। हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर देते। तो ऐसे ही जब हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो बॉडी में हम मेडिकेशंस तो देते हैं, तो मेडिसिन जो होती हैं वो आपके शमन चिकित्सा होती हैं, सप्रेशन ट्रीटमेंट पे काम करती हैं जनरल कंडीशंस में। और जब पंचकर्मा की बात आती है तो पंचकर्मा शोधन चिकित्सा कहा जाता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है। क्या आज के ज़माने में आयुर्वेदा रेलेवेंट है एज ग्रुप 16 to 50 के बीच? जी। देयर इज़ वन मोर थिंग जो एक हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी, स्ट्रेस। आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? एंजाइटी भी हुई है ना, या मन का कोई भी, या मानस या ब्रेन का, या कहें कि मानस रोगों में कोई भी डिजीज़ अगर उसको हुई है, तो उसका कारण उसके 2 कारणों से निकल के आता है, आहारज और विहारज। आहारज शब्द मैं समझा दूं, वो है डाइट। आपने सुना होगा लोगों को कि मैं डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बीमारी हो गई। जी। अब लोगों के पास जवाब नहीं होता कि हाँ, बस खाना ही अच्छा कर सकते हैं हम। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है विहारज। विहारज कहते हैं कि हम अब रह कैसे रहें, जो हमारी लाइफ स्टाइल्स हैं। आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा की पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है। हाँ जी। तो इन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? ये कहेंगे कि आयुर्वेद का एक जैम है अश्वगंधा जी। अगर हम इसका यूज़ बहुत सही तरीके से करते हैं तो इसके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी में हम अश्वगंधा का भी यूज़ करते हैं तो भी इसके हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आज मेरे साथ हैं स्टूडियो में एक ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर जो सिर्फ दवा नहीं, एक नया नज़रिया देते हैं ज़िंदगी जीने का। 8+ years एक्सपीरियंस का तजुर्बा, BMS MD आयुर्वेदा और 3rd जनरेशन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं डॉक्टर गगन तिवारी। आयुर्वेद को मॉडर्न लाइफ में फिट करके हमारे हेल्थ गोल्स को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, ये बताएंगे हमें कि कैसे आप अपने डेली रूटीन, स्ट्रेस, बॉडी इश्यूज रिलेटेड टू वेट लॉस, रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गट हेल्थ, वी आर गोइंग टू नो अबाउट all these details in this podcast. So welcome to the show, Dr. Gagan. नमस्कार मैडम। जी नमस्ते। सबसे पहली चीज़ जो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप तीसरे जनरेशन है अपने फैमिली के जी। जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी। क्या है आयुर्वेदा? देखिए मैम, आयुर्वेदा ना एक बहुत डीप साइंस है। लोग आयुर्वेद को केवल एक मेडिसिन या फिर बॉटनिकल प्लांट्स इन्हीं से जानते हैं। लोग जो इसकी डीप नॉलेज है उसको जान ही नहीं पाते हैं। जी। अगर आयुर्वेदा वर्ड से हम शुरू करें कि क्या आयुर्वेदा है, तो आपको शायद इसी से अंदाज़ा लगेगा कि इसके शब्द में ही सारी नॉलेज इसमें समाई हुई है। आयुर्वेद एक संस्कृत वर्ड है, आयुर प्लस वेदा। जब आयुर को हम अलग करते हैं तो आयुर का मतलब होता है जीवन, लाइफ, और वेदा का मतलब होता है साइंस, कि वो साइंस जिसमें जीवन जीने की कला हो, या जिस साइंस से हम अच्छा जीवन जी सकें बिना किसी बीमारियों का, वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद का मतलब हो गया कि साइंस एक अच्छे बिना बीमारियों के जीवन जीने की कला जो भी है वो आयुर्वेद के अंतर्गत आती है। अब इसमें आपके डेली रूटीन से लेके आपके लाइफ स्टाइल्स तक, आपका सीजन्स तक, आपका रूटीन, आपका ईटिंग हैबिट्स, सब कुछ आयुर्वेदा में आता है। जी। आयुर्वेद हार्ट अटैक जैसे बीमारियों को
कैसे देखता है? देखिए, हार्ट अटैक के लिए ना सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हार्ट अटैक हो क्यों रहा है। जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस प्लेग के द्वारा होता है, ब्लड की सप्लाई हार्ट के लिए रुक जाती है, तो वो परेशानी हमें हार्ट अटैक के फॉर्म में या हार्ट अटैक के हम उसको बोलते हैं, वो हो जाती है। अब आयुर्वेद की जब आप बात करते हैं तो हार्ट अटैक जब होता है तो आयुर्वेद कहता है कि हार्ट अटैक ना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जी। ठीक है ना। तो हार्ट अटैक होने के कंसर्न मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, जैसे डॉक्टर बोलते हैं कि ब्लॉकेजेस होनी शुरू हो गई है, जी। तो उस ब्लॉकेज को हम ना होने दें। अब ना होने के तरीके क्या हैं कि हम अपनी डाइट को बहुत अच्छे से रख रहे हैं, हम हर दिन एक्टिव रहते हैं। अगर हम उन जो लाइफ स्टाइल्स हैं उनको अगर हम फॉलो करते हैं गुड। बट आयुर्वेद क्या कहता है आयुर्वेद यही कि आयुर्वेद तो ये बोल रहा है ना। डाइट, पर ये डाइट अच्छा रखना, ये हाँ, सब उसके तो बाद में फिर मैंने मान। मेडिकेशंस की तो बात आती है, थर्ड में मेडिकेशंस की बात जाएंगे ना। तो अब लाइफस्टाइल सब कुछ तो ठीक रखते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होम रेमेडी है जिससे कि नहीं हमने उसको हार्ट अटैक के लिए कोई होम रेमेडीज हो ही नहीं नहीं, मतलब सकती, प्रिवेंट करने के लिए कि कुछ नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। नहीं, कि हमें फ्यूचर में जाके हार्ट अटैक ना आए, तो उसके लिए ब्लॉकेजेस ना उसके आए। उसके लिए आपको आज से ही काम करना है। ब्लॉकेजेस आ क्यों रही है, आप ये बात समझिए ना। ब्लॉकेजेस आने का मेन कारण क्या है कि हमने कोई भी डाइटरी हैबिट, जैसे फर्स्ट टाइम मैंने आपको बोला कि रस रस कहते हैं कि फूड जो हमने खाया वो जूस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, उस फूड के थ्रू लोग कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स मत खाइए, फैट मत खाइए। क्यों नहीं खाइए? क्योंकि वो फैट या डेयरी प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स क्या है कि वो जूस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो क्या है कि वो लिपिड्स को बढ़ाते हैं। अगर लिपिड्स को वो बढ़ा रहे हैं तो लिपिड्स क्या काम करना शुरू कर रहे हैं कि वो आपके ब्लॉकेजेस को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, प्लेक्स को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अगर वो प्लेक को बढ़ा रहे हैं तो प्लेक ना बढ़े उसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहली चीज़ें क्या है कि हमने अपनी डाइट को ही तो अच्छा किया। अच्छा। अगर हम उसको नहीं करेंगे तो प्लेक्स तो हमारे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राइट। आपने बोला कि आयुर्वेद क्या मदद कर रहा है, आयुर्वेद अब ये मदद कर रहा है कि आपको पहले से अवेयर कर रहा है कि भाई इन इन चीज़ों से आपको ये परेशानी होगी और एक लॉन्ग टर्म होगी। आप सोचें कि तुरंत में कोई चीज़ ऐसी होने वाली कि हार्ट अटैक हो रहा है, हम ये दे देंगे तो उससे ये ठीक कर लेंगे। कंडीशन हार्ट की डिजीज को ठीक करने के लिए फिर मेडिकेशन ट्रीटमेंट अलग है। प्रिवेंटिव केयर के लिए तो आपको लाइफस्टाइल में ही जाना पड़ेगा, डाइट को फॉलो करना ही पड़ेगा। ओके, सो जैसा कि आपने बोला, डाइट में क्या ऐड करना पड़ेगा या क्या निकालना पड़ेगा डाइट से? कोई भी हाई कार्ब्स जो आपके लिपिड्स को बढ़ा सकते हैं, या कोई भी ऐसे फैट या प्रोसेस फूड जो आपके लिपिड प्रोफाइल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे किस तरीके के प्रोसेस? जैसे कि आपके सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि आपका भी प्रोसेस में आपका सैचुरेटेड फैट में आते हैं कि चिप्स हो गया, जितने पैक्ड फूड आते हैं आपका हाई कार्ब्स में आ जाते हैं, बहुत फैट होता है, आपके लिपिड्स को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है। आपका नमकीन हो गई, आपके बहुत डीप फ्राइड चीज़ें, भटूरा हो गया, इस तरीके जिसमें ऑयल को हम गर्म कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें। या फिर हम कोई भी ऐसी हाई कार्ब्स ले रहे हैं कि जिसका कंजप्शन हमारे पास में नहीं है, हाई कैलोरीज हो रही हैं, तो उन सब चीज़ों को एक बैलेंस डाइट के तरीके से हमें लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर हमने डेली रूटीन्स के लिए अपने आप को एक्टिव रखना है कि हम हाई कार्ब्स एज ए हाई कार्ब्स में आपका शुगर भी होती है, आपके मिल्क शेक्स होते हैं, अगर एक्सेसिव फॉर्म में कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जी। तो इस तरीके की चीज़ें खुद से फाइंड आउट कि हाई कार्ब्स में क्या हो सकता है। देखिए, कोई अच्छी चीज़ भी हाई कार्ब्स में जा सकती है अगर हम उसका एक्सेसिव इनटेक कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि लोगों को नहीं पता हाई कार्ब्स क्या है, और लेट्स से लोगों को नहीं पता सैचुरेटेड फैट क्या है। जी और जैसे प्रोसेस्ड फूड तो ठीक है, आपने बोला लेट्स अज्यूम नहीं पता है, जी। तो आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके का डाइट वो अपने लाइफ में इंक्लूडेड रखें जी। और किस टाइप की चीज़ें अवॉइड करें ताकि हार्ट देखिए, डिजीजेस ना बहुत हो। लेमन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जी। कि जो चीज़ आपकी थाली में डायरेक्टली नेचर के थ्रू पहुँच रही है, ओके। ठीक है, उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी हो सकते हैं, उसमें आपके फ्रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जो रॉ फॉर्म में आपकी थाली में बहुत कम प्रोसेसिंग के थ्रू पहुंच जाए, वो आपके लिए फूड सारे अच्छे हैं। और जो सीज़न में आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं, वो फूड आपके लिए बहुत अच्छे हैं। तो वो आपके सब जर्नल फाइबर्स में ही आएंगे और वो आपके हेल्दी हैबिट्स में ही आएंगे और हेल्दी फूड्स में ही आएंगे। अब जिन फूड्स की प्रोसेसिंग ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि अब हमने बात कर ली, पिज़्ज़ा की बात कर लेते हैं कि हमने व्हीट को लिया, उसको फिर बहुत ग्राइंड किया, फिर आटा बना, आटे से फिर मैदा बनानी शुरू करी, उस मैदा की प्रोसेसिंग होके पिज़्ज़ा की तरफ कन्वर्ट हमने उसको कर दिया। तो वो क्या चीज़ है कि उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होनी शुरू हो गई है, वो आपके हाई कार्ब्स की तरफ या फिर बैड फूड की तरफ चला जाता है। देखिए, टेस्ट के लिए कोई चीज़ें हो सकती हैं, वो कभी कभी हो सकती हैं, लेकिन अगर डेली रूटीन्स में चीज़ें तो वो गलत हैं। जैसे जितने भी कार्बोनेटेड सोडा की हमारी कोल्ड ड्रिंक्स या ड्रिंक्स आती हैं, वो सब चीज़ें आपके हाई कार्ब्स में आती हैं। जितने भी शेक्स हैं वो आपके सब आते हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस इन्हीं चीज़ों की वजह से होता है। जितने हाँ जी, जितने भी फैट हैं, ठीक है, उन फैट्स को क्या करना है कि या तो उनका कंजप्शन हम बहुत अच्छे से करें कि हम एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो हमने ठीक हम रहेंगे। अगर हमारी एक्सरसाइज का पार्ट बहुत कम है और हम उसके बाद में
फूड हैबिट्स हमारी ऐसी हैं कि हम उसमें बहुत फ्राइड खाते हैं, बहुत घी खाते हैं, ऑयली खाते हैं, तो उन सब चीज़ों से भी हमारे आपका लिपिड्स बढ़ते हैं और ब्लॉकेजेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। घी का तो कहा गया है कि आजकल बेनिफिट्स हैं ज़्यादा हाँ रादर देन। हाँ जी, कितना, लेकिन उसकी क्वांटिटी बताइए ना मैम। हाँ, तो आज हम जानना चाहेंगे कि क्या क्वांटिटी इज़ द बेस्ट क्वांटिटी। देखिए, अगर 5 to 10 ml पर डे हम घी लेते हैं तो हमारे लिए वो बेस्ट है, ओके। ठीक है। और अगर हम बॉइल्ड करके घी जा रहा है, हम तल रहे हैं घी को, फ्राइड कर रहे हैं, तेल को फ्राई कर रहे हैं, उसमें हम चीज़ों को फ्राइड करके बना के ले रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिर अच्छा नहीं है। ओके। क्या आप आयुर्वेद में कुछ ऐसे हर्ब्स के बारे में बता सकते हैं जिससे हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाए? जी, देखिए, हार्ट अटैक होने का जो मेन कारण है ना, वो ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ ब्लड है, कि खून का बहाव किसी भी कारण से रुक जाए, थक्का बन जाए, जिसकी वजह से खून का बहाव सप्लाई ना हो, तो हार्ट अटैक हो जाता है। अब जब आयुर्वेद में हर्ब्स की हम बात करें कि हम 95 to 98% तक कैसे ऐसा कर पाएँ कि खून के बहाव को या थक्के बनने की संभावनाओं को रोका जा सके, तो उसमें 2 हर्ब्स आयुर्वेद की बहुत अच्छे से काम करती हैं, एक दालचीनी और एक अर्जुन। ओके। अगर हम दालचीनी और अर्जुन का सही मात्रा में प्रयोग करें तो हमें हार्ट अटैक को बचाने में, या फिर हम कहें कि खून के बहाव को रोक, मतलब जो रुक जाता है उसको सही करने में, या फिर खून के थक्के बनने से बचाने के लिए बहुत अच्छी मदद मिल सकती है। ओके। या गाढ़ा खून जिसका हो गया हो, उसमें ब्लड थिनर के तरीके से भी हम उनका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करना है कि दालचीनी को लगभग 200 to 500 मिलीग्राम तक, और अर्जुन को पाउडर फॉर्म में 2 to 3 ग्राम तक एक जगह मिला लेना है। 3 ग्राम अर्जुन पाउडर एंड 500 मिलीग्राम दालचीनी पाउडर, इनको एक जगह मिलाकर ल्यूकवार्म वाटर से या फिर वाटर में बॉइल्ड करके सुबह शाम हम इसको यूज़ अगर करते हैं, तो हमारा ये एक ब्लड थिनर के तरीके से काम करता है और हार्ट अटैक की संभावनाओं को काफ़ी हद तक कम करता है। ओके, सो ये हम जनरली किस एज से ले सकते हैं या कभी भी ले सकते हैं? कुछ देखिए, स्पेसिफिकेशंस इसको, हैं? हाँ जी, इसको लेने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि किसी भी जिस इंसान के लिपिड प्रोफाइल्स बिगड़ गए हों, ओके। लिपिड्स, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल अगर ये खराब हो गए हों, जी। तो वो किसी भी टाइम से शुरू कर सकते हैं, वो ले बिल्कुल। सकते हैं। ओके। किसी का बीपी हाई रहता हो, वो भी इसका यूज़ कर सकता है। और अगर जनरल कंडीशन की बात करूँ तो आफ्टर 30 या 35 कोई भी इंसान इसको यूज़ कर सकता है। आयुर्वेद का ओरिजिन कैसे हुआ? देखिए मैम, आयुर्वेद ना, आयुर्वेद को अगर एक लाइन आती है कि आदि और अनादिकाल से चलने वाली एक परंपरा आयुर्वेद है। आदि और अनादिकाल कहते हैं कि जिसकी ना कोई शुरुआत है, ना ही जिसका कोई अंत है। उस टाइम से आयुर्वेद चलता आ रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा, अगर हम रामायण की बातें करें तो रामायण में लक्ष्मण जी को बूटी, वो शक्ति लगती है, तो उसको शक्ति लगने के बाद में हनुमान जी को बूटी लेने भेजा जाता है। तो वहाँ भी एक वर्णन आया है कि आचार्य सुषेण वैद्य को हनुमान जी लंका से लेकर आए हैं, और उस टाइम पे भी आयुर्वेद का वर्णन चलन करा गया है। तो आयुर्वेद के द्वारा वहाँ भी चिकित्सा की गई है। उससे पहले भी देवासुर संग्राम, जब देवों का और असुरों का संग्राम हुआ, तो उस टाइम पे भी अश्विनी कुमारों ने आयुर्वेद के द्वारा चिकित्सा की है। तो आयुर्वेद का वर्णन तो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बहुत पुराने टाइम से मिलता हुआ आ रहा है। लेकिन फिर भी जो इसका इतिहास आता है, तो इसको इतिहास में आयुर्वेद को भगवान के द्वारा दी गई, संसार को एक, हम कह सकते हैं कि अच्छी कोई भी पद्धति, या फिर हम कहें कि एक नॉलेज जो भगवान के द्वारा ही प्रकट की गई है, जो हम मानव या मनुष्यों के कल्याण के लिए बताई गई है, तो वो आयुर्वेद है। तो आयुर्वेद शुरुआत में जो था कि अथर्ववेद, 4 हमारे वेद हुए, तो उसमें जो चतुर्थ वेद है उसमें कुछ हजार श्लोक आयुर्वेद के दिए गए थे। अब उन श्लोकों से जब मतलब लगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो और बहुत सारा एक बड़ी नॉलेज हो जा रही है, तो आयुर्वेद को एक उपवेद के नाम से अलग ही बना दिया गया। तो ये सब ब्रह्मा जी के द्वारा या देवताओं के द्वारा बनाई गई एक चिकित्सा पद्धति है, जिसका प्रयोग आज भी हम अपने समाज में कर रहे हैं। क्या आज के ज़माने में आयुर्वेदा रेलेवेंट है? 100% रेलिवेंसी की जब बात आती है, देखिए, हम आयुर्वेद को सोच लेते हैं कि रिजल्ट लेट आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली चीज़, अगर हम सही हाथों में, सही डॉक्टर्स के संपर्क में आके ट्रीटमेंट कराते हैं, तो आयुर्वेद औषधियों से भी बहुत अच्छे से और बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ पे रिजल्ट आते हैं। लेकिन अभी कुछ क्वैक्स बैठे हुए हैं मार्केट में, उनके कारणों से मैं स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन कुछ क्वैक्स हैं जो खुद डॉक्टर नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के नाम पे बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं कि आयुर्वेद का ये आप खाते हो तो आपको ऐसा होता है, और लोगों को वो रिजल्ट नहीं मिल पाते, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है कि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो वो केवल एक पर्टिकुलर मेडिसिन की बात नहीं है। वो जो बात हो रही है वो आपके उस साइंस की बात हो रही है कि जिसमें आपके लाइफ स्टाइल से लेके मेडिसिनल
ट्रीटमेंट तक सारी बातें आती हैं। अगर हम हर चीज़ पे अच्छे से डिसिप्लिन होकर और नॉलेज के साथ में काम करते हैं तो रिजल्ट 101% आते हैं। इवन आयुर्वेद का जब कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है तो आयुर्वेद ये कहता है कि हम किसी को बीमार ही ना पड़ने दें। आयुर्वेद जब कोई पढ़ने जाता है ना तो उसका जो सबसे फर्स्ट रूल है या जो सबसे पहला वो सूत्र पढ़ता है वो सूत्र केवल यही है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमंचे। तो ये जो श्लोक है, इस श्लोक में ये बताया गया है कि हम किसी भी व्यक्ति को बीमार ही नहीं होने देंगे। अगर फिर भी कोई बीमार हो गया तो हम उसको ठीक करेंगे। तो आयुर्वेद यहाँ तक की बात करता है, ऐसा किसी भी पैथी में कोई बात नहीं की जाती कि हम किसी को बीमारी ना होने दें। जी जी आपने कहा क्वैक्स, सो आई एम गेसिंग दैट्स मोर ऑफ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर जिनके पास कुछ डिग्री नहीं है एंड उन्होंने काफ़ी मार्केटिंग की हुई है। आई डोंट नो इफ़ इट्स मार्केटिंग और इफ़ इट्स ट्रू, बट यस समथिंग लाइक शिलाजीत, जी इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, शिलाजीत का ना केवल एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई है। अच्छा। अभी हम देखते हैं कि बहुत सारे जिम वाले लोग कि शिलाजीत लेने से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, वो बहुत बात बोलते हैं, वो जी। बात ठीक है कि ऐसा होता है। हाँ जी। लेकिन शिलाजीत कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि हमने ओटीसी में लेकर आए और हमने उसको बेचना शुरू कर दिया और कोई भी उसको बेचते जा रहा है। जी। हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही हैं। जब शिलाजीत की बात की जाती है तो शिलाजीत को लोग क्या सोचते हैं कि एक सेक्सुअल वीकनेस से रिलेटेड या फिर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने तक की ही सोच पाते हैं, इससे ज़्यादा जी। वो सोच ही नहीं पाते। जी। वो सही बात है कि वो उस पार्ट में काम करती है, जी। लेकिन वो एक उसका सिंगल और एक बहुत छोटा सा काम है। शिलाजीत जो है आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा में काम करी जाती है। रसायन कहते हैं, आप रसायन के बारे में अगर जानेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इस चीज़ में आएगा। रसायन कहते हैं कि जो जरा और व्याधि का नाश करे। जरा कहते हैं किसी भी बुढ़ापे को या कमज़ोरी को, व्याधि कहते हैं किसी भी बीमारी को, जो किसी भी बीमारी को ख़त्म कर दे या फिर हमें बहुत तेज़ी से हमारे डाइट्रेशन को या फिर हमें बुढ़ापे की तरफ जाने से रोके, वो अच्छा। शिलाजीत होती है या वो रसायन होता है। ओके। तो शिलाजीत जो काम करती है वो इन सब चीज़ों पर काम करती है। जी। दूसरा, लोग कहते हैं कि मेल्स के लिए है, लेकिन बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। शिलाजीत जब रसायन है ना तो रसायन की औषधि की आवश्यकता या ज़रूरत फीमेल मेल को दोनों को बराबर पड़ती है या पड़ सकती है। शिलाजीत जो काम करती है, इसके अलावा भी किसी को नींद नहीं आती है, शिलाजीत काम कर सकती है। किसी के नर्वस सिस्टम की वीकनेस है, शिलाजीत काम बहुत अच्छे से करती है। किसी की बोन वीक हो गई है, उन बोन्स की स्ट्रेंथनिंग पे शिलाजीत बहुत अच्छे से काम करती है। तो शिलाजीत ना एक रसायन औषधि है और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं और दोनों के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। क्या आयुर्वेद में ऐसा कुछ होता है कि जैसे इन अदर पैथीज हाँ जी। कोर्सेज होते हैं कि 21 दिन लीजिए, 7 दिन लीजिए, 5 दिन लीजिए ये दवाई, जी आयुर्वेद क्या कहता है? देखिए, जब डेज की बात आती है ना तो रसायन और बाजीकरण दो चिकित्साएं आती हैं। जब रसायन चिकित्सा की आपने बात की तो उसमें ऐसे डेज डिसाइडेड होते हैं कि 6 माह ये करना है, उसके बाद में फिर इतने दिन ये चीज़ करनी है। जी। लेकिन हर एक कंडीशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू पेशेंट या अकॉर्डिंग टू पर्सन चीज़ें चेंज हो जाती हैं कि किसको, और वो डिसाइड करता है डॉक्टर। इसीलिए बोला जाता है कि जो डॉक्टर हैं उन्हीं को ये चीज़ें पता हैं कि हम कंसल्टेशन के बाद किस पेशेंट को कितनी रिक्वायरमेंट, कितने टाइम की या कितने टाइम मेडिसिन को देने की है या नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ मेडिसिन है। जी। अब लोग बस उसका यूज़ देख के ही कर लेते हैं और वो चीज़ सही नहीं है। फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद में साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल। जी साइड इफ़ेक्ट्स की बात करी आपने, तो आपका ये कहना होगा कि लोगों ने ज़्यादा यूज़ कर लिया एक हर्ब को। जी इस साइड इफ़ेक्ट्स के उससे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और वो लेटेस्ट एग्जांपल सभी लोग जानते हैं। कोविड आया था हाँ तो जी। भारत सरकार ने एक काढ़ा चलाया था बिल्कुल। कि हाँ। कोरोना से लड़ने के लिए काढ़ा बहुत ज़रूरी है और सबको पीना है, ठीक हाँ है। जी। और वो मतलब बिल्कुल ठीक नॉलेज भी थी कि अगर आप उस काढ़े को पीते हैं तो आपको चीज़ें ठीक होती हैं और कफ कोल्ड और इस तरीके के सिम्टम्स आपके रिलीज हो जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों ने क्या करा था, उसकी एक्सेसिव फॉर्म में लेना शुरू कर दिया था कि अगर हम काढ़ा पीते रहेंगे तो हमें कोविड नहीं होगा। जब हमने उसकी एक्सेस करनी शुरू करी तो हमें बाद में क्या रिजल्ट्स निकल के आए उसके कि लोग एसिडिक पेशेंट होने शुरू हो गए, लोगों को अल्सर्स होने शुरू हो गए, लोगों को पाइल्स होना शुरू हो गया। तो इस तरीके की चीज़ें उस एक्सेसिव काढ़े की वजह से भी आई। और जब काढ़े की बात करते हैं तो लोग कहते हैं उसमें जनरल चीज़ें तो ही हैं, लौंग थी उसमें, आपका मुनक्के थे, गुड़ था, इस तरीके की चीज़ें उसमें डाली गई थी। लेकिन जब हम एक्सेसिव हर्ब्स की भी बात करें तो उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत अच्छे ज़्यादा मिल जाते हैं। आयुर्वेद में डेली रूटीन को आइडियल रखना कैसे पॉसिबल है? देखिए, जब आयुर्वेद की बात आती है
तो सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल और डेली रूटीन्स की ही बात आती है, जी। जिसको आयुर्वेदिक टर्म्स में हम दैनिक दिनचर्या की बात करते हैं या बोलते हैं। दैनिक दिनचर्या से मतलब होता है हम सुबह उठे और शाम को सोए, उसके बीच में जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो सब दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ें हैं आपका सोना और आपका उठना, ये ही रूटीन्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप डेली एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, या एक्सरसाइज आप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी आपका आयुर्वेद के एक दैनिक दिनचर्या में आता है। इसके साथ साथ में आपने देखा होगा, जब दैनिक दिनचर्या की मैं आपको बातें बता रहा हूँ, कि अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा कि रोज़ तेल की मालिश करनी है और उसके बाद में नहाना है। ये भी एक आयुर्वेद के दैनिक दिनचर्या का रूटीन का पार्ट है। अब जब हम इसकी नॉलेज की तरफ या साइंस की तरफ जाएंगे, लोग कहते हैं कि बस ये एक जर्नल है, हमने ऑयल लगाया और नहा लिया कि स्किन हमारी अच्छी होगी, लेकिन लोगों को उसके पीछे की साइंस का पता ही नहीं है। होता क्या है, हमारी जो बॉडी है वो दोष और एलिमेंट्स की बात करते हैं हम, उससे मिलके बनी है। धातुएं भी हैं, दोषेस भी हैं। दोष एलिमेंट्स की, वात पित्त और कफ। सब लोग आयुर्वेद में वात पित्त एंड कफ तीन लोग चीज वर्ड्स को जानते हैं। जी। वात का हम जो कर समझते हैं वो एयर से समझते हैं, पित्त को हम फायर से समझते हैं, कफ को हम वाटर एलिमेंट से समझते हैं। लोग ऐसा कॉलेट करते हैं, लेकिन वात पित्त कफ तीनों ही एक अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दोष में भी आते हैं। अगर ये आपके न्यूट्रल हैं तो बॉडी में कोई बीमारी नहीं है और आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर ये कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, तो ही शरीर के अंदर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब एक और मैं आपको बहुत छोटी सी नॉलेज इस पॉडकास्ट के माध्यम से सबको बता दूं कि हमारी जो एज डिसाइडेड है ना, वो भी इन एलिमेंट्स पे ही डिसाइडेड है। आपने देखा होगा कि 1 to 16 ईयर्स के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं या बच्चे हैं, वो सब खांसी जुकाम बुखार से ही बीमार होते हैं। जी। उसके अलावा 95% केसेस में आप खांसी जुकाम बुखार ही देखेंगे। ऑब्स्ट्रक्शंस देख सकते हैं, न्यूमोनिया देख सकते हैं। 5% में कुछ हो सकता है वो अलग हो, लेकिन 95% में आपको यही चीज़ें मिलती हैं। उसका कारण है कफ एलिमेंट। कफ का मतलब होता है ठंडक या शीतलता या फिर जल। जी। इससे आप उसको कॉलरेट कर सकते हैं। जब कफ किसी का बढ़ेगा तो 1 साल से 16 साल की उम्र में कफ ही बढ़ता है। जब वो बढ़ेगा तो वो दिक्कतें आपको कफ से रिलेटेड या शीतलता या ठंडक से रिलेटेड वाली सभी आनी शुरू होंगी, कि म्यूकस फॉर्मेशन होना शुरू होगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे। उस ऑब्स्ट्रक्शन से न्यूमोनिया होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, कोल्ड कफ वाले सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और ये कंटिन्यूस रिपीटेटिव कंडीशन में होता रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चे हर 2 महीने में बीमार हो जाते हैं। उसका कारण ही उनका कफ दोष है। जब हम 16 to 50 ईयर्स में जाते हैं तो सारे लोग जो कहते हैं कि पेट में जलन हो रही है, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स हो रहे हैं, किसी को कोई बीमारी हो गई, स्किन डिजीज आ गई हैं, तो वो सब चीज़ें फायर की वजह से आती हैं। अगर हमने उस फायर को बैलेंस रखा तो हम किसी भी बीमारी के बिना रह सकते हैं, या हमें कोई बीमारी नहीं होगी। अगर हमने उसमें एक्सेसिव कर दिया तो हमें एसिडिक डिस्कम्फर्ट से या पित्त दोष से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है। क्योंकि जिस एज की बात जब 16 to 50 की जाती है, इसी टाइम पे इंसान सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, सबसे ज़्यादा काम कर सकता है, थकता नहीं है। लोग कहते हैं कि मैं 18 घंटे 20 घंटे काम कर सकता हूँ, या मैं इतनी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, या मैं इस तरीके से, आपने देखा होगा कि कोई भी काम करता हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। वो सब चीज़ें, या मेरा खाना या पचाने की शक्ति बहुत अच्छी है, ये सब डिपेंडेंसी आपकी फायर पे ही रहती है। ठीक है, जैसे ही हम 50 को क्रॉस करते हैं तो हमें एयर एलिमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। एयर एलिमेंट का जो काम है वो डाइट्रेशन का काम है, किसी भी चीज़ को सुखाने का काम है। हवा किसी भी चीज़ को सुखाती है। तो आफ्टर 50 ईयर्स ही आपने सुना होगा, या डॉक्टर्स बताते भी हैं कि भाई बोन हेल्थ का ध्यान रखो, ऑस्टोपोरोसिस ऑस्टोपीनिया 45-50 के बाद होनी शुरू हो जाती है। लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट आयुर्वेद के द्वारा है वो ये है, एयर एलिमेंट बढ़ना शुरू हुआ, जिसकी वजह से शरीर के अंदर डाइट्रेशन बोन्स का या बॉडी का होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हम अपना डाइट्रेशन फेज में जाते जाते एक दिन बॉडी ख़त्म हो जाती है, या फिर डाइट्रेट होकर डेथ की तरफ इंसान चला जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पहले से ही डिसाइडेड हैं, प्लान्ड हैं। जो आयुर्वेद में हर एक चीज़ लिखी गई है कि किस एज में क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इस साइंस को समझ लें तो हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, और जितना भी हमारा जीवन है हम उसको बिना किसी बीमारी के जी सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि ये आयुर्वेद में कैसे डिसाइडेड है, तो बात करते हैं फॉर एज ग्रुप 16 to 50 के बीच। जी। देयर इज़ वन मोर थिंग जो एक हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है मेंटल हेल्थ एंड एंजाइटी, स्ट्रेस। आयुर्वेद इसके लिए क्या कहता है? देखिए, आयुर्वेद एंजाइटी, स्ट्रेस, ये जो आपने मुझसे सवाल करे हैं, ये आयुर्वेद में मानस रोगों में आते हैं। मानस रोग कहते हैं मानसिक रोग या मन के रोग,
उन सब में इन सब चीज़ों का वर्णन किया जाता है। ये रोग भी आपके एयर एलिमेंट की वजह से लगभग लगभग होते हैं। अब देखिए, हर एक चीज़ का कारण है। आयुर्वेद में निदान बताया गया है कि बिना कारण के कोई चीज़ नहीं है। जी। अगर किसी को एंजाइटी भी हुई है ना, या मन का कोई भी, या मानस या ब्रेन का, या कहें कि मानस रोगों में कोई भी डिजीज़ अगर उसको हुई है, तो उसका कारण उसके दो कारणों से निकल के आता है, आहारज और विहारज। आहारज शब्द मैं समझा दूं, वो है डाइट। आपने सुना होगा लोगों को कि मैं डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, लेकिन मुझे ये वाली बीमारी हो गई। जी। अब लोगों के पास जवाब नहीं होता कि हाँ बस खाना ही अच्छा कर सकते हैं हम। अब उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है विहारज। विहारज कहते हैं कि हम अब रह कैसे रहें, जो हमारी लाइफ स्टाइल्स हैं, कि हम सोते किस टाइम है, हम रात को जागते हैं या रात को सोते हैं, या हम दिन में सोते हैं, क्या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। जैसे आहारज और विहारज कारण की मैंने बात करी, तो आहारज में आपका डाइट आ जाता है, विहारज में आपका सारी लाइफ स्टाइल्स आ जाती हैं। अगर किसी में भी कोई भी परेशानी किसी के साथ में है, तो उसको डिजीज़ होगी ही होगी। आप डाइट कितना भी अच्छे कर लीजिए, अगर विहारज कारण खराब है तो वो कारण होने से बीमारी होगी। आपके विहारज बहुत अच्छे हैं तो आपके आहारज खराब है तो बीमारी होगी। तो इन दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस्ड आउट करना पड़ेगा, तब चीज़ें होंगी। जैसे कि विहारज कारण, जब आपने बोला स्ट्रेस और एंजाइटी की बात करी, देखिए एंजाइटी और स्ट्रेस में सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं। एंजाइटी की जब बात होती है तो बहुत आपने देखा होगा कि लोगों को कुछ चीज़ शुरू होने से पहले ही एक को फोबिया होना शुरू हो जाता है। किसी को इस चीज़ का फोबिया होता है, किसी को अकेले रहने का फोबिया होता है, किसी को ऊंचाई से गिरने का फोबिया होता है, किसी को किसी चीज़ का होता है, किसी को किसी प्लेस से होता है। तो उसमें क्या होता है कि घबराहट जैसी या फिर हार्ट रेस जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, कि दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके की जब चीज़ें होती हैं तो वो फोबिया, ये एंजाइटी के उसी में हम देखते हैं। फिर उसमें क्या होता है कि मसल में ट्रिगर पॉइंट्स बन जाते हैं, मसल में स्ट्रेन आने शुरू हो जाते हैं जब वो एक्सेसिव उस फॉर्म में जाता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे किसी को पेन भी होने शुरू हो गए, तो इस तरीके की चीज़ें, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स होने शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ बहुत तेज़ तेज़ कुछ दौड़ रहा है, हार्ट या फिर दिल बहुत तेज़ दौड़ रहा है। ऐसे सिम्टम्स के साथ में लोग क्वेश्चनिंग करते हैं हमसे कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन वो सब चीज़ें एंजाइटी के ही उसमें आती हैं। कुछ लोगों में जिनमें हार्ट की डिजीज़ है उसमें हो सकता है कि वो एक अलग कंडीशंस है, पर जब ब्रेन वाली कंडीशंस की हम बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, तो उसमें भी ये जनरल सिम्टम्स लगभग लगभग ऐसे निकल के आ जाते हैं। तो अब इनको ठीक कैसे करना है? देखिए, ठीक करने की जब बात आती है तो कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है ओवर द नाइट हम इसको ठीक कर सकें। हमने क्या करना है कि हमने बहुत बेसिक चीज़ों से अपने आप को ठीक रखना है, उन सब चीज़ों में करेक्शन करना है, फिर हम इसको प्रॉपरली ठीक कर पाते हैं। और जहाँ भी करेक्शन की कमी रह जाती है तो फिर लोगों के साथ में ये चीज़ें बहुत लंबे टाइम तक भी चल जाती हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं कि रात को एक लाइफ स्टाइल अब हमारी चल गई है, जिस तरीके से हम लोग रहते हैं जी। कि रात को हम लेट नाइट तक जागते हैं, 2 बजे सोते हैं, हम सुबह फिर 10 बजे तक सोते रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात करी थी वात पित्त एंड कफ दोष की, इनके स्पेसिफिक टाइम्स हैं। अगर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं तो फिर इनके एग्रीवेशंस होने शुरू हो जाते हैं। जितने भी लोग रात को लेट नाइट तक जागते हैं या फिर जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, उन सबको एंजाइटी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एयर एलिमेंट उनका बढ़ना, वात दोष उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही करेक्शन की हमें ज़रूरत पड़ सकती है या करनी चाहिए कि हमें एक, जब हम छोटे थे तो एक चीज़ बताई जाती थी कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि जल्दी सोना है और जल्दी उठ जाना है। उसका कारण पता है? हमें तब नहीं पता था, हम सोचते थे कि वो जनरल बातें हैं, पर जब से आयुर्वेद पढ़ा है या सीखा है, चीज़ें अब समझ में आई हैं कि उसके बहुत सारे हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए भी, हमारी हेल्थ के लिए भी कितने फ़ायदे हैं। जब हम जल्दी सोते हैं तो हमारे सारे दोष समअवस्था में रहते हैं। अगर वो समअवस्था में हैं तो हमें कोई बीमारी नहीं हो सकती, और जब हम जल्दी उठते हैं तो भी यही चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहला करेक्शन हमें अपना स्लीप साइकिल में ही करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक मैं बताऊं कि हेल्दी बॉडी की क्या डेफिनेशन हो सकती है। अब लोग कहते हैं कि मैं बहुत अच्छे से फिट हूँ, मेरा वेट BMI बहुत अच्छा आता है और मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद ना बहुत डीप आपको नॉलेज के साथ में बताता है कि हेल्दी बॉडी हम कह किसको सकते हैं। जी। आयुर्वेद हेल्दी बॉडी की अकेले की बात करता ही नहीं है। आयुर्वेद कहता है, एक बहुत सूत्र लिखा हुआ है, और ये एंशिएंट टाइम का, शास्त्रों का, ये ग्रंथों का ही लिखा हुआ है हमारा, वेदों का। सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिया मना स्वास्थ्य इति अभिधीयते। तो इस सूत्र में उन्होंने पूरी लाइफ ही लिख दी है कि कौन हेल्दी है कौन अनहेल्दी है। अच्छा। सम दोष का मतलब वात पित्त कफ,
सम धातु का मतलब जिनसे हमारी बॉडी बनी है। 7 धातुएं हैं उससे हमारी बॉडी बनी, कि हम खाना खाते हैं वो हमारा रस में कन्वर्ट होता है, जूसेस में कन्वर्ट होता है। सब लोग जानते हैं कि खाना खाया वो जूस में कन्वर्ट होता है। तो आयुर्वेद इस बात को हज़ारों साल पहले लिख चुका है कि हमने खाना खाया उससे रस धातु बनती है। जब रस अच्छा बनता है तो रक्त धातु अच्छी बनती है, ब्लड जिससे अच्छा होता है। जब ब्लड अच्छा बनता है तो हम उससे मांस अच्छा बनता है, मसल अच्छी होती है। जब मसल अच्छी होती है तो फैट अच्छा होता है, और जब फैट अच्छा होता है तब हमारा हड्डियाँ अस्थि अच्छी होती है। फिर मज्जा, मज्जा कहते हैं हड्डियों के अंदर, अस्थियों के अंदर के फ्लूइड को, वो अच्छा होता है। फिर हमारा शुक्र अच्छा होता है। तो इसका मतलब, जब शुक्र का मतलब हमारा आता है इम्यूनिटी या ओज से, जब हमारी ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं तब हम समदोष की तरफ या समधातु की तरफ जाते हैं। तो हमारी ये धातुएं समान है तो हमें कोई बीमारी नहीं है। कुछ लोग आप देखते हैं कि वो बहुत मोटे हैं, ओबेसिटी की तरफ चले जी। हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक बात बताई, रस अगर अच्छा है तो रक्त, मांस और मेद सारी चीज़ें अच्छी हैं। हमारा रस खराब कैसा है कि हमारी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, हम हाई कैलोरीज चीज़ें ले रहे हैं, तो वो कन्वर्ट होते जाते जाते आपका जब दो मतलब धातुओं में विकृत अवस्था आती है, खराबी आती है, तो फिर वो ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं। तो शुरुआत हमारी फूड से ही होती है। तो हम धातुओं को भी समय रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो फूड से ही आता है। फिर आती है सममल क्रिया। मल क्रिया कहते हैं हमारी स्वेटिंग अच्छे से होनी चाहिए, हमारे यूरिन, मोशन, स्टूल सब अच्छे से पर डे पास होना चाहिए। अगर किसी का ये सब चीज़ें हो रही हैं तो वो बिल्कुल फिट है। मल क्रिया के बाद में कहते हैं कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया, मन। मैं आपको बहुत ब्रेक कर करके चीज़ें बता रहा हूँ जो लोग समझ पाएँ। प्रसन्न आत्मा, इंद्रिया, मन। अभी तो हमने बात करी है बॉडी की, कि सम दोष सम धातु सममल क्रिया की, मोशन भी हो रहा है, यूरिन भी हो रहा है, धातुएं अच्छी, हम मोटे नहीं हैं, पतले नहीं हैं, हमारे एनर्जीज भी हैं, हम बात कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, तो ये हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। बात आती है मेंटल हेल्थ की। इसी श्लोक में बताया कि प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय, मन। जिसकी भी आत्मा, इंद्रिय और मन, इन 3 चीज़ों की भी प्रसन्नता है, उसको हम स्वस्थ व्यक्ति के रूप में जान सकते हैं या मान सकते हैं। अब आप हमें बता दीजिए कि कुछ फिजिकल हेल्थ से बहुत अच्छे होंगे तो किसी को मेंटल स्ट्रेस बहुत होगा, और मुझे नहीं लगता कि आज के एनवायरनमेंट में कोई 1-2% को छोड़ के किसी को इनमें से सारी चीज़ें अच्छी हों। जी। तो ये आयुर्वेद कहता है। कि जी। टाइम से सोना और टाइम पे उठना, क्या कोई रेमेडी है इसके बारे में जो आयुर्वेद कहता है इट विल वर्क फॉर जी। बेटर स्लीप? देखिए, रेमेडीज़ और ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले खुद के डिसिप्लिन की ज़रूरत है। जी। अगर हम खुद के डिसिप्लिन, मतलब खुद से डिसिप्लिन नहीं रह सकते हैं तो हम कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वो स्लीप के लिए है, चाहे किसी चीज़ के लिए भी है। डिसिप्लिन में क्या चीज़ें आती हैं? कुछ लोगों को आदत है कि वो दिन में सोते हैं। अगर वो दिन में सोते हैं तो उससे कफ महाभूत बढ़ता है, कफ दोष बढ़ता है, जिसकी वजह से, और शाम को फिर हमें नींद नहीं आती है, फिर हमें ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर ये जर्नल किसी का है तो हमें वो चीज़ ख़त्म करनी चाहिए। इसके बाद भी फिर हम क्या देखते हैं कि लोग रात को 10 बजे तक तो खाना ही खाते हैं। डिनर करने का टाइम जो उनका रात को 10 बजे तक का हो गया, उसके बाद में फिर वो 1-2 घंटे स्क्रीन टाइम में लगाते हैं, फिर उनको 12-1 बज जाता है, फिर वो सोते हैं। अब नींद की स्पेसिफिकेशन क्या चीज़ है कि 7 to 8 आवर्स की नींद होनी ज़रूरी है। अब स्लीप डिसऑर्डर्स क्या हैं? एक तो हो गया कि नींद ही 2 घंटे आती है, जी। वो डिस्टर्ब स्लीप या इंसोम्निया में आ सकता है कि नींद नहीं आती है। अब कोई कहता है कि मुझे 1 बजे नींद आती है पर मैं सुबह 9 बजे तक सोता हूँ, ये केवल एक बैड हैबिट है, ये स्लीप डिसऑर्डर है ही नहीं। जिनको बैड हैबिट है उनको अपने चेंजेस डिसिप्लिन के द्वारा करने ही पड़ेंगे, तो ही वो चीज़ ठीक हो सकती हैं। अब जिनके साथ में जेन्युइन केसेस हैं कि जिनको परेशानी है, नींद आती ही नहीं है, उनके लिए बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी हैं, उनके लिए ट्रीटमेंट्स भी हैं। अब उसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जी। देखिए, जब होम रेमेडीज़ की बात आती है ना, तो जर्नल अगर चीज़ें हैं, जैसे देशी घी हो गया, देशी घी को आप पैरों में मालिश करके आप रखिए, 1 हफ्ते 5 डेज़, या मैं कहूँ कि मैक्सिमम 2 वीक्स में आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, अच्छी नींद आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद में 2-2 बूंद ही देशी घी आप दोनों नोस्ट्रल्स में सुबह शाम डालना शुरू कर दीजिए, तो भी आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आयुर्वेद में इसकी भी पंचकर्मा थेरेपीज़ में नशम थेरेपी एक विशेष वर्णन बताया गया है, उसके लिए हम बाद में बात कर सकते हैं, तो अभी मैं आपको डिटेल बाद में कर सकता हूँ, बाकी अभी मैं यही बताता हूँ। तो नाक में देसी घी डालने से भी हमारी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो सकती है, पैरों में मालिश करने से भी अच्छी हो सकती है। इसके साथ साथ में हम कुछ हर्ब्स की बात कर लेते हैं। हर्ब्स में भी अगर हम जनरल बात करें कि जैसे एक जायफल सब लोग जानते हैं, जी। जायफल का लगभग, देखिए, एक चुटकी से आप समझ लीजिए 100 मिलीग्राम के आसपास या 200 मिलीग्राम अगर हम दूध में डाल के उबाल कर रोज़ पीते हैं तो भी हमारी स्लीप साइकिल अच्छी हो जाती है, या हम कहें कि साउंड स्लीप हमें आती है। अगर किसी को इन सब चीज़ों से भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं तो वो कुछ आयुर्वेदिक मेडिकेशंस का जो हब्स हैं उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे एक हब आती है जटामांसी।
जटामासी को आप 3 ग्राम पाउडर के फॉर्म में सुबह शाम दूध के साथ में ले सकते हैं, गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, तो भी आपकी जो नींद की क्वालिटी है, स्लीप की क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी विद इन 5 to 7 डेज में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, हो जाती है। अगर इसके बाद भी कोई ऐसा लगता है कि भाई अब नहीं रिजल्ट मिल पा रहे हैं, तो फिर एक बार नज़दीकी डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। इसके बाद फिर मेडिकेशन ट्रीटमेंट शुरू होते हैं, उनसे हम बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और वो चीज़ें हील भी होती हैं, और 100% तो अगर पेशेंट के डिसिप्लिन है और सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं तो रिजल्ट मिलते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है, कहीं भी कोई करेक्शन की ज़रूरत रह गई है, तो रिजल्ट ना मिले अलग चीज़ है, बाकी बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें आते हैं। एक सवाल उनके लिए जिनके बच्चे हैं, जी और अक्सर पेरेंट्स का ये कहना है कि जिनके छोटे बच्चे हैं उनकी नींद तो डिस्टर्ब होती ही होती है रात में, जी उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे डिसिप्लिन तो एक चीज़ें होती है, जी पर कुछ चीज़ें वश में नहीं होती है, बच्चे के जी। लिए तो उठना पड़ेगा, हाँ जी। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम खुद डेवलप करते हैं, कुछ हमारे साथ में हो जाती हैं। जी ठीक है ना। जब नेसेसिटी आती है किसी चीज़ की कि भाई अब वो एक प्रॉब्लम है, और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है हर फीमेल के साथ में या हर किसी कपल के साथ में जो है। इनफैक्ट सम पीपल हु हैव नाइट शिफ्ट्स आल्सो, हाँ जी। हाँ, जो देखिए, रात में काम करते हैं। अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, रात में जागना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी लेकिन जब एनवायरनमेंट की या फिर प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं, तो फिर जो सिम्टम्स आ रहे हैं फिर उनको ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें काम करना चाहिए। और किसी को सिम्टम्स है तो फिर हमें ट्रीटमेंट करा लेनी भी चाहिए, क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, अगर किसी की नाइट शिफ्ट की जॉब है तो वो जॉब छोड़ दे, जॉब तो छोड़ना पॉसिबल नहीं है। उससे बहुत सारे फैमिलीज़ के नुकसान भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो डे शिफ्ट में जा सकते हैं तो वो डे शिफ्ट करें, नहीं जा सकते हैं तो वो नाइट शिफ्ट ही करें साथ में, लेकिन अपनी नींद का भरपूर ध्यान दिन में या जैसे भी हो सकता है करना ज़रूर चाहिए हमें। अगर फिर भी उसके बाद कुछ सिम्टम्स आते हैं तो फिर आयुर्वेदिक हब्स के साथ में जाके वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सो या बट आई रियली वांटेड टू नो बिकॉज दिस इज लाइक अ क्वेश्चन वेर लोग सो नहीं पाते पेरेंट्स, एंड आई थिंक उनका एज ग्रुप समवेयर बिटवीन 25 to जी 45 ही रहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैम, मेरा तो केवल इसमें ये है कि कहीं ना कहीं से जैसे भी टाइम निकाल सकते हैं तो नींद को तो पूरा करना ही है। तब तो वो क्या, तब तो वो सोएंगे 10 बजे तक, फिर देखिए, वो जेन्युइन कंडीशन कुछ महीनों की या कुछ टाइम टाइम की हो की सकती होती है, है, तो वो हर टाइम की नहीं है। हाँ। अब वो कुछ परसेंट लोगों की होगी, वो हर किसी की नहीं है। हाँ ट्रू ऑफ हाँ जी। कोर्स। जो मेजोरिटी ऑफ पीपल्स हैं वो केवल एक लाइफ स्टाइल में लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, हाँ नहीं, ठीक आई है ना। तो एब्सोल्युटली। उस चीज़ को हमें करेक्ट करना है, लेकिन जिनकी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो उसमें तो चीज़ें ये कि वो कुछ टाइम के लिए रह सकती हैं, पर उसके बाद में वो उसको ठीक कर सकते हैं। 16 से 50 साल के उम्र के जो लोग हैं, उनका आपने कहा एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जी। एक कॉमन इशू है। कॉन्स्टिपेशन से ज़्यादा भी कॉमन एसिडिटी है। जी जी। सो इनके क्या होम रेमेडीज़ हैं? देखिए, होम रेमेडीज़ से पहले सबसे पहले अपनी डाइट को अच्छा करना है। जी होम रेमेडीज़ की ज़रूरत या फिर किसी मेडिसिन की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम पहली चीज़ों को ठीक कर चुके होते हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल के साथ में डाइट को अच्छा कर लें तो मुझे लगता है कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें वो चीज़ें फाइंड आउट करनी चाहिए कि जो एसिडिक हो सकती हैं, उनको अपनी लाइफ स्टाइल में अपने डेली रूटीन से हटाना है। अब सब लोग जैसे कि टी कॉफ़ी सब लेते हैं, हाँ जी सभी एक कल्चर बन गया है हमारा कि पर डे हमें टी कॉफ़ी हम ले रहे हैं। देखिए, टी कॉफ़ी की ये नहीं है कि नहीं लेनी है, लेकिन हमने अपने अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करना है कि क्या हमारे लिए वो सही है। जैसे हम ग्रीन टी भी लेते हैं, जी ग्रीन टी सब लोगों को लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है और हम ले लेते हैं, लेकिन वो हर किसी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जिसको भी एसिडिटी है उसके लिए टी कॉफ़ी या ग्रीन टी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, उसको अवॉइड करनी चाहिए। क्यों? उसका रीज़न ये है क्योंकि ग्रीन टी के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो सारे के सारे वो आयुर्वेदिक औषधियाँ प्लांट्स होते हैं कि जो अपने नेचर में गर्म होते हैं। अगर हम उसको लेते हैं तो वो हमारे फायर को ही बढ़ाते हैं। उसका लॉजिकल आंसर ये है कि ग्रीन टी की जो मार्केटिंग होती है ना, वो इस चीज़ पे होती है कि मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करती है और आपके फैट लॉस में मदद करती है। जी सब लोग यही बोलते हैं। हाँ लेकिन जो चीज़ फैट को मेल्ट करेगी या मदद करेगी तो वो क्या होगी, वो नेचर में हॉट होगी या गर्म होंगी। अगर किसी को पहले से ही एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स होते हैं तो उसके लिए क्या चीज़ें करेंगी वो क्या करने वाली हैं, वो उसको एसिडिटी को एग्रीवेट करने वाली हैं। जब एग्रीवेशन एसिडिटी का होगा तो लोगों को अल्सर्स होने शुरू हो जाएंगे, लोगों को बहुत ज़्यादा हार्टबर्न होगा। तो इन सब चीज़ों से क्या है कि खुद को चीज़ें समझनी है कि क्या ये मेरे लिए ठीक है। किसी भी उस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे नहीं जाना है
कि उसमें बताया गया तो ये हमारे लिए ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए ठीक है हो ना हो, वो औरों के लिए ठीक हो। तो ये चीज़ें खुद को समझनी है। फिर बात आती है बहुत ज़्यादा, हम रोज़ पर डे एक कल्चर बन गया कि मॉर्निंग में हम पराठा खाते हैं, कुछ लोग बाहर जाके पूरियाँ खाते हैं, जी। ठीक है। अब जो लोग पराठा पर डे खा रहे हैं, हो सकता है कि वो मेरे लिए बहुत अच्छे से, मुझे कोई परेशानी ना करता हो, आपको कर सकता है, किसी और को कर सकता है। तो वो उसमें होता क्या है कि जब पराठा हमने खाया ना कि वो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, तो भी वो एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स या फिर आपका टॉक्सिन्स की तरफ कन्वर्ट हो जाता है, तो जिससे हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। पराठा एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, पराठे से मतलब पराठा ही नहीं है, मतलब कुछ भी ऐसे फूड्स जो हो सकते हैं, तो वो आपको खुद ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि आपके लिए कौन सा ठीक है। फिर भी अगर हम जनरल पब्लिक के लिए बता दें कि वो सारे फूड एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स वाले पेशेंट को नहीं लेने चाहिए जिनके नेचर में जो गर्म है या फिर जिनकी तासीर गर्म है, वो सारे फूड उनको अवॉइड करने चाहिए, या वो फिर किस वो बैलेंस तरीके के क्वांटिटी में फूड लेना होते चाहिए। हैं? जैसे कि बहुत सारे स्पाइसेस, ये राइट। सारे गर्म होते हैं। कौन से? आपका दालचीनी गर्म होती है, जी। ठीक है ना। इसके साथ साथ में, दालचीनी के साथ में, जैसे लोग क्या करते हैं कि जितने भी मसाले बहुत सारे डालते हैं, लाल मिर्च डालते हैं, वो नहीं खानी चाहिए। हल्दी बहुत अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में है तो वो गर्म है, सौंठ गर्म है। तो इन सब चीज़ों की एक्सेसिव क्वांटिटी को बचाते हुए हमने एक बैलेंस क्वांटिटी में लेना है कि जिससे आपको परेशानी ना हो, जी। ठीक है। कुछ लोग, देखिए, हर एक चीज़ ना पॉडकास्ट के माध्यम से या कैसे बताई नहीं जा सकती, क्योंकि इतना बड़ा विषय है ना, इसमें बहुत सारी बातें भी हम करेंगे ना तो पूरा नहीं कर सकते। जैसे लोगों को यही नहीं पता कि लौंग हम खाते हैं वो गर्म होती है, ठंडा होती है। लौंग तो आई एम गेसिंग गर्म होती है। हाँ, सब लोग यही सोचते हैं लौंग गर्म होती है। जब आयुर्वेद की बात आती है, लौंग ठंडी होती है। अरे वाह। लौंग शीत भी रह होती है। लौंग का एक गुण है जिसको हम क्रमीहर कहते हैं। लोग वायरल जब जिसको हुआ कि खांसी जुकाम हुए, अब उसका लॉजिकल साइंस आप समझिए कि क्यों वो फ़ायदा करती है। आयुर्वेद इतनी डीप नॉलेज है कि किसी को खांसी जुकाम हुए, हम काढ़ा बनाते हैं, लौंग उबाल के दे देते हैं कि आप पी लीजिए ठीक हो जाओगे। वो इसलिए नहीं ठीक करती कि वो गर्म है, वो इसलिए ठीक करती है क्योंकि उसका एक गुण है जिसको हम क्रमीहर कहते हैं। क्रमी कहते हैं किसी भी वायरस को ख़त्म करने वाली या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने वाला। तो जब हम लौंग को देते हैं तो उससे उसके वायरल इन्फेक्शंस खत्म हो जाते हैं या फिर कंट्रोल हो जाते हैं, जिससे उसके सिम्टम रिलीव हो जाते हैं। लेकिन लौंग शीतवीर्य होती है, लौंग गर्म नहीं होती। जैसे हम घर में दही खाते हैं, दही उष्णवीर्य होती है, दही गर्म होती है, दही ठंडी होती नहीं है। बट व्हाट अबाउट योगर्ट? दही और योगर्ट, आई मीन योगर्ट एक ऐसा चीज़ है जो हमने सुना है कि डाइट में सबके एक प्रोबायोटिक है, वो जाना चाहिए। देखिए, जाना चाहिए, ठीक है। अब बात जब दही की, लस्सी की या इन सब चीज़ों की आती है ना, तो आप उसमें मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हर एक सीज़न के हिसाब से हर एक चीज़ चेंज है। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जब गर्मियाँ आती हैं तो सब लस्सी पीते हैं। नॉर्मल सब पीते हैं लस्सियाँ। जी। क्यों पीते हैं? उस लस्सी पीने का एक कारण है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की टेंडेंसी उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से चेंज हो जाती है। दही गर्म हो गई, लस्सी में जब हमने उसको मथा तो उसका जब मक्खन बटर निकाल लेते हैं तो वो शीतवीर्य हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। तो गर्मी में जो लस्सी पीने का विधान है वो इसीलिए है कि वो आपको शीतलता देगी, वो आपको गर्मी नहीं करेगी। जैसे ही सीज़न चेंज होते हैं, जब सर्दियों में जाते हैं तो दही खाने का भी विधान है, तो वो खाई जा सकती है। कुछ लोग गर्मियों में भी दही खाते हैं। अगर आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट्स नहीं है तो वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो खा सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों के ये कंप्लेन होती है कि अगर उन्होंने दही खाई है तो उनको एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि उनको पहले से ही एसिडिक डिस्कम्फर्ट्स होते रहते हैं, तो वो उनको डाइजेस्ट नहीं होती। वॉमिटिंग फील करते हैं, नॉजियाटिक फील करते हैं, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स फील करते हैं, हैवीनेस फील कर जाते हैं, कहते हैं कि हमें डकारें या बर्फ दही की आनी शुरू हो गई हैं। तो इन सब चीज़ों को ना पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करती हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं उनको समझना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें एक्ट करना है। बट दही एक ऐसा चीज़ है जो पेट ठंडा नहीं करता है। हाँ जी, वो गर्मियों में नेचर के अकॉर्डिंग नहीं लेनी चाहिए। अगर लेनी भी है तो मॉर्निंग में ही ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आफ्टरनून में, इवनिंग में बिल्कुल भी दही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपने अभी मेंशन किया था पंचकर्मा के बारे हाँ में। जी। सो क्या है पंचकर्मा थेरेपी? देखिए, जब आयुर्वेद की बात आती है तो आयुर्वेद का एक विशेष पार्ट है पंचकर्मा। पंचकर्मा से हम डिटॉक्सिफिकेशन से समझते हैं कि एक बहुत जनरल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी भी चीज़ की या क्लीनिंग करते हैं या वाइट वॉश करते हैं, घर का हमें रीपेंट कराना होता है, तो हम उसको पहले क्लीन करते हैं, फिर हम उस पर वाइट वॉश करते हैं या पेंट कराते हैं। Yeah. हम डायरेक्टली ऐसे ही नहीं कर देते। तो ऐसे ही जब हम किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो बॉडी में हम मेडिकेशंस तो देते हैं, तो मेडिसिन जो होती हैं वो आपके शमन चिकित्सा होती हैं, सप्रेशन ट्रीटमेंट पे काम करती हैं।
जनरल कंडीशंस में। और जब पंचकर्मा की बात आती है तो पंचकर्मा शोधन चिकित्सा कहा जाता है और वो डिटॉक्सिफिकेशन पे काम करता है। तो पंचकर्मा भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि हम किसी भी बीमारी को जल्दी से दवाइयों द्वारा कैसे हील करें, तो वो पंचकर्मा के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। अगर हम पंचकर्मा कराते हैं तो किसी भी डिजीज़ में हम बहुत अच्छे से रिजल्ट ले पाते हैं या डिजीज़ को हील कर पाते हैं। पंचकर्मा होता क्या है? जब शोधन चिकित्सा की बात आती है तो लोग क्या सोचते हैं कि 5 कर्म हो गए, ये पंचकर्मा हो गया। जी। ऐसी चीज़ें नहीं है। देखिए, पंचकर्म में 5 कर्म हैं, लेकिन प्रोसीजर 3 टाइप्स में चेंज होते हैं। मेन प्रोसीजर होता है, पोस्ट होता है, प्री होता है। तो प्री प्रोसीजर जो होते हैं उसमें स्नेहन और स्वेदन आते हैं। ठीक है, स्नेहन और जब स्वेदन की बात आती है तो स्नेहन कहते हैं ऑयलेशन को। ऑयलेशन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, जिसको हम स्नेहपान भी कहते हैं। मतलब उसमें मेडिकेशंस में घी, ऑयल, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, वो मेडिकेटेड ही होती हैं, वो चीज़ें दी जाती हैं। उसके बाद में फिर आता है स्वेदन, जिसमें हम स्टीम बाथ सब लोग करते भी हैं या सोना बाथ कर लेते हैं। Right. लेकिन वो एक जर्नल एक पार्ट है स्वेदन का। स्वेदन भी अलग अलग तरीके से, निराग्नि, साग्नि, 2 प्रकार से बताए हैं और इनके भी 10 और 13 पार्ट्स हैं कि किस किस तरीके से स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाता है, किस पेशेंट के लिए क्या हो सकता है। I mean, can you name few? जैसे कि जब निराग्नि श्वेद की बात करते हैं, निराग्नि का मतलब हो गया कि बिना अग्नि या बिना किसी ऐसे प्रोसेस के द्वारा जिसमें हमने हीट एक जनरेट करी है और उसके मतलब हीट जनरेट करके हम स्टीम कर रहे हैं या फिर स्वेदन कर रहे हैं, स्वेटिंग करा रहे हैं। अब उसमें हीट की ज़रूरत, हमें आर्टिफिशियल की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बॉडी से ही मतलब स्वेटिंग करा सकते हैं, स्वेदन करा सकते हैं। वो कैसे? जैसे किसी कोई रनिंग करके आता है, एक्सरसाइज करता है, स्वेटिंग हो जाती है। हाँ। वो निराग्नि श्वेद में आता है। आपने किसी का मतलब कोई भी ऐसा काम दे दिया या किसी को डर ही हो गया, भय हो गया, तो उससे भी निराग्नि श्वेद हो जाता है। कुश्ती उसमें बताया गया, कुश्ती से भी, कुश्ती मतलब रेसलिंग हो गई, तो उसमें भी जब एक्सेसिव हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर कोई भी हम अपनी एनर्जी जनरेट कर रहे हैं या फिर हम यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी स्वेदन हो सकता है। अच्छा। तो इस तरीके की चीज़ें निराग्नि में आती हैं। जब साग्नि की बात होती है, सैग्नि का मतलब होता है कि जिसमें हमें हीट की ज़रूरत पड़ रही है। जैसे कि सबसे पहले तो जो आज का मॉडर्न तरीका है, स्टीम बाथ हम लेते हैं, उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत है, आपको हीट की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से है, चाहे वो आग जला के हो रही है। ठीक है, तो वो भी उसमें होता है। पहले क्या होता था? पहले प्रस्तर स्वेद होता था कि आपने पत्थरों को में आग जलाई, पत्थरों को गर्म करा, उसके ऊपर एक बेंच है, बेंच के ऊपर हमने किसी को भी लिटाया हुआ है, कंबल उड़ा दिया, तो इस तरीके से होता था। कुटी श्वेद होता था। तो इस तरीके से बहुत सारे श्वेद उसमें आते थे। तो ये सब सैग्नि श्वेद में आते हैं कि आग जलाया, उसके बराबर में बिठा दिया। आग जलाने के बाद में ऊपर एक प्रोसेस ऐसा भी था कि उसके ऊपर एक पत्थर की या फिर एक चारपाई जैसा कुछ बनाया, उसके ऊपर पेशेंट को लिटा देते हैं, तो नीचे से वो हीट जनरेशन होती रहती है, या फिर कंबल उड़ा देते हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो वो एक एंसेंट तरीका था। अभी क्या है कि मॉडर्नाइजेशन में चीज़ें बदली हैं, तो लोगों ने स्टीम बाथ और सोना बाथ इन सब के थ्रू भी स्वेदन को करना शुरू कर दिया है। तो ये सब स्नेहन और स्वेदन आपके पूर्व क्रम में आते हैं, जिसको हम प्री प्रोसीजर कहते हैं। अब बात आती है मेन प्रोसीजर्स की। मेन प्रोसीजर में 5 क्रम आते हैं, जिसमें वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण आता है। तो किसी भी तरीके से शरीर का डिटॉक्स करना या शोधन करना पंचकर्म के अंतर्गत आता है। जब वमन कर्म की बात आती है तो वमन कर्म से हम समझते हैं कि वॉमिटिंग्स कराई जाती हैं, लेकिन वो होता क्या है कि उसमें भी प्री प्रोसीजर 7 डेज तक चलता है। फिर 1 डे के लिए आपका वमन कर्म कराया जाता है। वमन कर्म कफ दोष के लिए किया जाता है, जिनको म्यूकस से रिलेटेड, कफ से रिलेटेड डिजीज़ है, तो उनको क्या जाता है, वो दवाइयाँ दी जाती हैं। वो प्रोसेस है, मतलब उसमें डेज 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं पूर्व कर्म के, लेकिन वो डिसाइडेड होता है कि जब आपके पास में पेशेंट आता है, हम उसी से डिसाइड कर पाते हैं कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर सेकंड प्रोसेस होता है हमारा विरेचन का। विरेचन जो काम करता है वो आपका पित्त दोष को ठीक करने में काम करता है। फायर से रिलेटेड इश्यूज, मतलब एसिडिटी या मैं कहूँ कि पित्त की जितनी भी व्याधि हैं सबको ठीक करने में विरेचन काम करता है, या शोधन करने में, पित्त को निकालने में विरेचन का काम रोल आता है। तो उसमें हम मेडिसिन देते हैं, उसमें मोशंस के थ्रू हम उस चीज़ को शरीर से बाहर करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। फिर बात आती है बस्ती। बस्ती जो होती है वो रेक्टम के थ्रू मेडिकेशंस दी जाती हैं, तो वो भी एक प्रोसेस है। तो वो इंटेस्टाइन और इन सब पे वात दोष के लिए काम करती है। तो जब बात आती है कि इनसे हम कितनी डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, तो आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं कि वात पित्त कफ जो दोष होते हैं 80, 40 एंड 20, मतलब वात दोष के 80 डिसऑर्डर्स, 80 डिजीज़, पित्त की 40 एंड कफ की 20 डिजीज़, इन सबको हम पंचकर्मा के द्वारा, शोधन चिकित्सा के द्वारा शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकाल के ठीक कर सकते हैं। तो ये इतने पे ये 3 प्रोसेस काम करते हैं। फिर बात मैंने करी कि हमने यहाँ से अपने थ्रोट से नीचे नीचे तो सब क्लीनिंग की बात बता दी कि हमने वॉमिटिंग भी करा दी, मोशंस के थ्रू भी हो गया, रेक्टम के थ्रू भी हो गया। अब बात आती है यहाँ से ऊपर हम कैसे किसी के टॉक्सिन्स को निकाल सकते हैं या शोधन कर सकते हैं। तो उसमें बात आती, मतलब जो प्रोसेस आता है वो आता है नश्यम का।
जो पंचकर्मा का एक पार्ट है नश्यम। तो नश्यम जो काम करता है वो आपके मतलब एक श्लोक है ऊर्ध्व जत्रुगत, मतलब यहाँ से क्लेविकल से ऊपर के पार्ट्स को क्लीन करने में या फिर शोधन करने में, अच्छा करने में नश्यम आपका काम करता है, टॉक्सिन्स को क्लीन करने में काम करता है, जिससे आपके ईएनटी की समस्याएं भी ठीक होती हैं, आपके ब्रेन रिलेटेड इश्यूज भी ठीक होते हैं, आपके मानस रोग जितने भी, आपने अभी पहले एंजाइटी स्ट्रेस की बात करी या स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करी या साइनेटिसाइटिस की मैं बात करूँ, तो इन सब में नश्यम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। नशम तो करते हैं, लेकिन नशम में जो धुआं होता है उसका हम कैसे प्रयोग करते हैं? देखिए नशम का जो प्रोसेस है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है कि उसमें स्टीम इन्हेलेशन भी होता है, उसमें मेडिकेटेड ऑयल्स भी नोस्ट्रल्स में डाले जाते हैं, उसमें फेशियल मसाज भी होती है। इन सब के बाद में धूम बढ़ती है, धुआं भी दिया जाता है। वो धुआं कैसा होता है, वो स्मोक तो हम कहते हैं, लेकिन हम लोग ने उसको चलन कर दिया है कि आयुर्वेदिक स्मोक। वो आयुर्वेदिक हर्ब्स होती हैं, उन सब को जला के जो उसका स्मोक होता है उसको हम पेशेंट को इनहेल करने के लिए बोलते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा सेफ है, और पेशेंट के जो भी पेशेंट है या जिसको कोई बीमारी नहीं भी है, जो अपने आप को ठीक रखना चाहता है, वो धूम बढ़ती कर सकता है। तो उससे होता है क्या कि म्यूकस की क्लीनिंग, टॉक्सिन्स की क्लीनिंग नोस्ट्रल्स के थ्रू हो जाती है, और पीस आती है, कामनेस आती है, स्ट्रेस एंजाइटी में उससे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है तो उन सब चीज़ों में वो बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। तो धूमवर्ती के नशम में या नशम के इनके मानस रोगों में या फिर मैं कहूँ ईएनटी या ब्रेन या इससे रिलेटेड इश्यूज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और ये बहुत ही अच्छे हैं। हम स्मोक कर सकते हैं हर्ब्स को? आयुर्वेदिक वे में अगर हम बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए कर सकते हैं। मैं कोई भी जनरल स्मोक की बात नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। तो आप कर बट सकते व्हाट हैं। आर दीज हर्ब्स? हर्ब्स में जैसे स्पेसिफिक हर्ब्स स्पेसिफिक डिजीज़ के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती हैं। जैसे किसी को मैं बात करूं कि हमने अभी पहले भी नींद की बात करी थी हाँ। कि नींद नहीं आ रही है, तो उसमें हम जटामासी एक पौधा होता है, प्लांट होता है आयुर्वेद में, तो हम उसके पाउडर का धूमवर्ती बना के उसका जला के उसके स्मोक को लेते हैं, तो उससे फिर रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। जिस भी किसी को डिजीज़, मतलब ऐसी डिजीज़ है कि इंसोम्निया है, डिस्टर्ब स्लीप है या कामनेस नहीं है, तो उसको वो पॉजिटिव चीज़ें मिलनी शुरू होती हैं, उसके सिम्टम्स डाइट्रेट होने शुरू होते हैं, उसको अच्छी स्लीप आनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही किसी को कोई और कंडीशन है जिसको साइनासाइटिस है, तो उसमें हम शुंठी पाउडर का या फिर हम कृष्णा मरीच का, इन सब चीज़ों के थ्रू भी बनाते हैं, और मेडिकेटेड ऑयल्स के साथ में मिलके धूमवर्ती बना के उसको इनहेल कराते हैं। तो हर किसी पेशेंट के अकॉर्डिंगली चीज़ें चेंज हो जाती हैं, प्रोसेस चेंज हो जाता है। आपने डिटॉक्स के बारे में बताया। पहली चीज़ तो ये कि लिवर डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं आयुर्वेद में? देखिए लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। एग्जैक्टली इसीलिए मैंने आपसे कहा कि किस पे भरोसा करें और क्या इस्तेमाल करें। अगर मैं कहूँ कि अगर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आपको जाना चाहिए, या लिवर डिटॉक्सिफिकेशन या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के क्लिनजिंग के लिए या टॉक्सिन्स के लिए जाना चाहिए, तो आप पंचकर्मा में विरेचन और वस्ती या वमन प्रोसीजर के थ्रू ही जाएं, तो वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल पाएंगे और वो आपके लिए सेफ भी रहेंगे। कुछ लोग कुछ सॉल्ट्स के थ्रू, कुछ अलग प्रोडक्ट्स के थ्रू करते हैं, तो ऐसी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा रिसर्चेबल चीज़ें नहीं हैं। जी। जब एंशियंट तरीके के आयुर्वेद की बात आ रही है तो उसमें वमन विरेचन वस्ती ही सेफ है, तो उससे आपके बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है, टॉक्सिन्स क्लीन भी होते हैं, और आपके लिए हेल्दी बॉडी, क्या मैं कहूँ कि ऑर्गन्स के हेल्दी चीज़ें भी शुरू हो जाती हैं। इन लेमन वर्ड्स जी। कि कैसे कर सकते हैं डिटॉक्स हम? देखिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाके ही करें, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर ही इनका डिसाइड किया जाता है कि ये पंचकर्मा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि या डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस में इसका निषेध भी बताया गया है कि जिसमें नहीं करना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम ये नहीं कह सकते कि हर आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता। आप जो भी जहाँ सुने वो अपने नज़दीकी आयुर्वेदा डॉक्टर के पास जाए और वो अपने अकॉर्डिंगली उन चीज़ों को समझे कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, और वो उन सब प्रोसेस को फॉलो करे। 50 ग्राम मेथी दाना, 40 ग्राम अजवैन, 30 ग्राम जीरा, 20 ग्राम सौंफ, 10 ग्राम सॉल्ट पाउडर, इसको हम साथ अच्छे से मिक्स करते हैं और 21 दिन तक यूज़ करते हैं। तो कहा जाता है कि रात में सोने से पहले तो ये जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, गट हेल्थ, ये सब ठीक कर देते हैं, और इस तरीके की चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो इस पे क्या कहना है आपका? इन दोनों चीज़ों में एक विशेष अंतर है। जो आपने भी क्वेश्चन करा, ये क्वेश्चन एक हब्स के नुस्खे के तौर पे किया, और मैंने जो चीज़ें बताई वो एक डिटॉक्सिफिकेशन पंचकर्मा से रिलेटेड बताई। जब पंचकर्मा की बात आती है तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ जाके ही उसको यूज़ करना चाहिए या प्रयोग करना चाहिए। बट मैं इन जनरल लाइफ स्टाइल में जो आपने अभी कंटेंट बताए हैं कि जीरा पाउडर, सौंठ, अब अजवाइन आप बता रहे हैं,
ठीक है ना। जब हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो हमने उसमें बस थोड़ी चीज़ें देखिए, इनसे रिजल्ट तो आपको निश्चित मिलने वाले हैं। क्यों मिलने वाले हैं? क्योंकि मेथी दाना आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, तो आपको ब्लड शुगर में आपको रिजल्ट मिलेंगे। सौंठ जो है आपके एज ए दर्द, किसी को बॉडी में मसल पेन हो रखे हो तो उसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर कोई सौंठ का पानी लगातार ले रहा है और उसको पहले से ही अल्सर हैं या उसको हाइपर एसिडिटी होती है, तो उसकी एसिडिटी या हाइपर एसिडिटी फिर से एग्रीवेट हो जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि चीज़ें अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड करनी है कि मुझे अगर कोई परेशानी इससे नहीं हो रही है तो वो मेरे लिए सेफ़ है, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। अगर किसी को परेशानी है और उसने वो 21 डेज तक यूज़ की तो उससे निश्चित उसको परेशानियाँ होने वाली हैं। तो इसके लिए भी डॉक्टर को ही कंसल्ट करना पड़ेगा। देखिए, हर एक चीज़ ना आयुर्वेद में जो हम यूज़ करते हैं, अगर हम घर में सब्जी भी बना रहे हैं ना, उसमें हम हल्दी डाल रहे हैं, तो हल्दी भी एक आयुर्वेद की औषधि है। जी। ठीक है। अगर वो सम अवस्था में होगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और अच्छी चीज़ भी अगर एक्सेसिव फॉर्म में जाएगी तो वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसान आपको देखने को मिलेंगे। कुछ चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अगर उसके रिवर्स इफेक्ट दिखते हैं तो उसको तुरंत बंद करके डॉक्टर्स के पास जाके बात कर लेनी चाहिए। तो आपका ये कहना है कि ये जो 21 डेज तक इन जनरल पब्लिक को कहा जाता है कि आप ये मिक्स करके जी ले लें, जी। तो ये नहीं करना चाहिए, देखिए, सबको फॉलो नहीं करना ऐसी चाहिए। चीज़ें ना, बेसिकली देखो, लोग, इंडियन कल्चर हमारा है कि हम घर में भी बहुत सारी चीज़ें हम अपने में भी देखते हैं, लोग फॉलो करते ही रहते हैं और सभी लोग कर भी रहे हैं। पर जो बेसिकली बात आती है, जो आयुर्वेद की बात आती है, तो उसमें हर एक चीज़ के लिए अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन करके ही चीज़ों को यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे एक कॉमन चीज़ है लेमन वाटर, गर्म पानी में नींबू डाल के जी सुबह पीना। जी। उसमें उसके लिए क्या कहता है आयुर्वेद? देखिए, जब तक हम गर्म पानी में नींबू डालकर पी रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है, हम पी सकते हैं, बिल्कुल इशू नहीं होंगे। या खाली फिर पेट सुबह? खाली पेट पी सकते हैं, उससे रिजल्ट मिल सकते हैं, या फिर हम कहें कि हमारे हेल्थ के लिए ठीक रह सकता है। लेकिन जब हम इसमें थोड़ा सा एक चलन चलता है कि गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर भी लोग पीते हैं, जब हम इस फॉर्म में जाते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत हो जाता है। शायद लोगों को पता भी नहीं है, और ओटीसी प्रोडक्ट्स के थ्रू शहद को गर्म पानी में मिलाकर ओबेसिटी को ठीक करने के नाम से बहुत सारा शहद बेचा जा चुका है। पर आयुर्वेद की जब बात आती है तो आयुर्वेद की नॉलेज ये कहती है, आयुर्वेद में एक बुक है चरक संहिता, आचार्य चरक ने वो लिखी है। तो आचार्य चरक ने ये बात बोली है कि अगर हम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीते हैं तो वो लगभग ऐसे काम करता है कि जैसे हम जहर किसी लो फॉर्म में खा रहे हैं, या फिर हम कम पोटेंशी का जहर खा रहे हैं, कि एक लॉन्ग टर्म के बाद में वो हमें कुछ ना कुछ बीमारी ज़रूर दे के जाएगा। तो इसलिए अगर जर्नल ल्यूकवार्म वाटर में हम नींबू पानी पी रहे हैं तो वो ठीक है, वो चल सकता है और वो हम पी भी सकते हैं। पर चल सकता है मतलब क्यों? वो कुछ बेटर नहीं करता क्या? वो बेटर नहीं, फैट डिटॉक्स बर्न नहीं करता? नहीं, वो आपके मेटाबॉलिक रेट को तेज करता है और वो आपके फैट को बर्न करने में मदद आपकी करता है। लेकिन अगर हम उसमें बहुत ल्यूकवार्म्स के अलावा मतलब हॉट फर्मेंटेशन में अगर पी रहे हैं तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम केवल उसको ल्यूकवार्म में या नॉर्मल वाटर में पिए तो ज़्यादा अच्छा है। कि फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ खा लिया, उनको एसिडिटी फील हो रहा है, एंड कुछ लोगों के साथ ऐसा इशू होता है कि सुबह उठते ही उनको ऐसा लगता है कि जैसे गला भी भरा हुआ है। तो एक जनरल प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, कुछ ज़्यादा खा लिया तो एसिडिटी फील हो रही है। सो उसके लिए क्या कहना है फॉर पीपल हु डू नॉट नेसेसरीली हैव एन एसिडिटी प्रॉब्लम बट एवरी नाउ एंड देन होता रहता है? जैसे कुछ लोगों ने एवोकाडो खा लिया, उसके बाद भी उनको हो जाता है एसिडिटी। जी। सो क्या रेमेडी है उसका? देखिए, इसमें ना सबसे पहले दो तरीके से ट्रीटमेंट है। अगर किसी ने ओवर ईटिंग की है हाँ। और उसको एसिडिटी हो गई है तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मेडिसिन या रेमेडीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है कि नेक्स्ट मील तब तक कुछ भी हमें नहीं खाना है जब तक हमारा पहले वाला डाइजेस्ट ना हो जाए। अच्छा। आयुर्वेद में इसको लंघन कहते हैं। लंघन कहते हैं कि खाली पेट रहना या नहीं खाना या भूखे रहना, ठीक है ना। और अगर किसी का दूसरा कंडीशन आती है कि किसी को बहुत ज़्यादा जलन होती है, वो उसने कुछ भी नहीं खाया तो जलन हो रही है, उसको नॉजेटिक फील होता है, उसको अंदर पाल्पिटेशन तक हो जाती हैं, या गले में एक ऐसा कहता है कि वो कुछ अंदर जल रहा है, इस तरीके से चीज़ें जा रही हैं, या ड्राई सोर बेल्चिंग, खट्टी कड़ी भी डकारें जैसी कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ऐसी किसी को कंडीशन है तो उसमें उसने दो पैटर्न फॉलो करने हैं। सबसे पहले डाइट अच्छी करनी है। डाइट अच्छी करने में उसको टी कॉफ़ी ग्रीन टी बंद करने हैं, ड्राई फ्रूट्स नट्स बंद करने हैं। इसके साथ ही कोई भी वो चीज़ जो
HCl के सिक्रेशंस को बढ़ा सकती हैं या एसिडिक हो सकती हैं, चाहे वो फ्राइड फूड हो, चाहे वो जंक्स हो, चाहे वो प्रोसेस फूड हो, उनको अवॉइड करना है। अब सेकेंडरी चीज़ आती है कि इसके बाद में होम रेमेडीज़ में हम क्या करें। देखिए, मुलहटी का पाउडर सब जगह मिलता है। 1 ग्राम से 2 ग्राम मुलहटी का पाउडर सुबह शाम नॉर्मल वाटर के साथ में अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे भी हमें लगभग 2 हफ्ते के अंदर एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलने शुरू एसिडिटी के लिए हो जाते हैं। इसके साथ में सेकंड फार्मूला एक और यूज़ कर सकते हैं, सौंफ और धनिया का पाउडर। जी। सौंफ और धनिया आप बराबर मात्रा में ले लीजिए और 1 गिलास पानी में डाल दीजिए। जब इसको हम पानी में डाल के रात को, ऐसा भी कर सकते हैं कि रात को हमने डाल दिया, सुबह तक हमने उसको सोक किया, या सुबह हमने उसको लिया, बॉइल्ड किया। जैसे हम टी कॉफ़ी को बॉइल करते हैं, जब वो आधा रह जाए तो उसको रख देना है और छान कर ल्यूक वार्म होने पर या नॉर्मल टेम्परेचर होने पर पर डे उसको पी लेना है। तो इस प्रोसेस से भी बहुत सारे लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। बस ध्यान ये रखना है, जैसे अभी बात हुई ना कि एसिडिटी के लिए ये चीज़ बताई जा रही है, ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर किसी को कॉमन कफ कोल्ड है और उसने ये चीज़ ली है तो उसका कफ कोल्ड भी बढ़ सकता है। जी। तो एसिडिटी वाले लोग इसको यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक है। जिनको हर्ट बर्न हो रही है वही यूज़ करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अगर इनसे किसी को रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर वो किन्हीं दवाइयों में, जो क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। जैसे आयुर्वेद में एक दवाई आती है जिसको हम सूत शेखर रस के नाम से जानते हैं, उसके अगर हम एक एक टैबलेट सुबह शाम लेते हैं तो वो सेफ़ है और उससे भी एसिडिटी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल कंडीशन से और डाइट को फॉलो करने से हम गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स और एसिडिटी के लगभग 80 to 90% केसेस में घर पर ही सॉल्यूशंस ले लेते हैं। अगर बचे हुए 10 to 15% लोगों को कोई रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो फिर उन्हें अपने फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के साथ में डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। कोई भी लापरवाही करके घर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि और भी कोई मेजर कंडीशंस फिर अंदर हो सकती हैं। जनरल कंडीशंस में ये रिजल्ट्स आपको 100% देंगे। जी। आयुर्वेदिक हर्ब अश्वगंधा जी। की पॉपुलैरिटी काफ़ी हाई है, हाँ जी। तो इन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अश्वगंधा की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो उसका एक गुण है, क्योंकि वो रिजल्ट इतने अच्छे देती है, या वो हर एक चीज़ में उसके अंदर इतने बड़े गुण है ना कि वो शरीर के मानसिक चीज़ों से लेके और फिजिकल कंडीशंस तक सब में काम करती है। ये कहेंगे कि आयुर्वेद का एक जैम है अश्वगंधा। जी। अगर हम इसका यूज़ बहुत सही तरीके से करते हैं तो इसके हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। अगर इसकी एक्सेसिव क्वांटिटी में हम अश्वगंधा का भी यूज़ करते हैं तो भी इसके हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उसमें बहुत जनरल बेसिक है लेकिन मिलते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, किसी को इंडाइजेशन हो सकता है, किसी को डायरिया हो सकता है, किसी को एसिडिटी भी हो सकती है, किसी को एब्डोमिनल पेन आ सकते हैं। लेकिन वो उन कंडीशंस में जब हम इसकी नॉर्मल फॉर्म से ज़्यादा या फिर किसी एक्सेसिव फॉर्म में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। जब बात करते हैं अश्वगंधा की, तो अश्वगंधा फिजिकल हेल्थ की जब बात होती है तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम अश्वगंधा ले रहे हैं तो हमारी मसल बहुत अच्छी हो जानी है और हम या टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो जाना है। लेकिन अश्वगंधा इन सब चीज़ों के अलावा भी आपके नर्वस सिस्टम के साथ में, आपके तनाव को दूर करने में, आपकी मसल हेल्थ को अच्छा करने में, आपको एनर्जेटिक रखने में, सब चीज़ों में, या फिर मैं कहूँ कि एंजाइटी को ठीक करने में, या फिर जिनको पीस नहीं रहती या फिर ओवर थिंकिंग रहती है उन सब को शांत करने में, स्लीप डिसऑर्डर्स में, इन सब में अश्वगंधा एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। इसकी सही डोज में अगर हम इसका प्रयोग करें तो हमें निश्चित रूप से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अश्वगंधा एक हमारे जनरल पब्लिक के लिए कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और किस फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं? देखिए, अश्वगंधा मार्केट में बहुत सारे फॉर्म्स में मिलता है। जी। अश्वगंधा पाउडर में भी मिलता है, अश्वगंधा कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, अश्वगंधा आपका सिरप या फिर मैं कहूँ आसव और अरिस्ट फॉर्म में भी मिलता है, अरिस्ट फॉर्म में भी मिलता है। अब हमने अरिस्ट मतलब? अरिस्ट होते हैं जो आयुर्वेद, अरिस्ट और आसव होते हैं तो जिसमें हर्ब को रख के बनाया जाता है और एक लंबे प्रोसेस के बाद में वो फर्मेंटेशन के थ्रू बनते हैं। अच्छा, अच्छा, तो वो ओके। अरिस्ट होते हैं, तो ओके। उसमें मिलता है, मतलब वो लिक्विड फॉर्म होती है ओके। तो उसमें मिलता है। ओके, ठीक गॉट है, इट। तो अश्वगंधा हर फॉर्म में मिल सकता है। जब अश्वगंधा को लेने की बात आती है तो अगर किसी को ये कि हमें कैप्सूल फॉर्म में लेना है तो उसकी जो डोज है वो 500 मिलीग्राम टू 1 ग्राम तक पर डे हो सकती है। उस डोज में कोई भी इंसान यूज़ इसको कर सकता है। बस इसका ध्यान ये रखना है कि अगर किसी को कोई भी डिस्कम्फर्ट्स, एब्डोमिनल इश्यूज़ या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आते हैं तो उसको कुछ दिन के लिए, कुछ टाइम के लिए रोक के फिर से शुरू कर सकते हैं। नहीं है, अश्वगंधा कितने टाइम तक मतलब कब लेना चाहिए, खाली पेट या किसी भी टाइम पे किसी फॉर्म में ले सकते हैं। ले सकते हैं? हाँ जी। अच्छा। तो अश्वगंधा का जो लेने का तरीका है वो पाउडर फॉर्म में जब बात करते हैं तो 3 to 5 ग्राम्स पर डे आप
वंस ए डे या ट्वाइस अ डे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, वार्म मिल्क के साथ में या फिर वार्म वाटर या फिर ल्यूक वार्म वाटर के साथ में भी इसका यूज़ किया जा सकता है पाउडर का। जब हम इसके लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो अश्वगंधा रिस्ट के नाम से मार्केट में ये काफ़ी मिलता है। तो अश्वगंधा रिस्ट का जो प्रयोग करना है वो 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, और उसमें बराबर पानी मिलाकर उसको यूज़ करना है। अश्वगंधा रिस्ट कहते हैं, मतलब ये लिक्विड फॉर्म की एक मेडिकेशन है अश्वगंधा रिस्ट। मतलब अश्वगंधा कहते हैं मुझे लिक्विड फॉर्म में, किसी को बोलता है कोई चाहिए तो वो अश्वगंधा रिस्ट लिक्विड फॉर्म में मिलता है, किसी को पाउडर फॉर्म में चाहिए तो अश्वगंधा चूर्ण मिलता है। गॉट इट। तो वो 20 कितना ml बोला आपने? 20 ml टू 20 ml मॉर्निंग, 20 ml इवनिंग, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, दिन में 2 बार। दिन में 2 बार। और पाउडर दिन में 1 बार। पाउडर दिन में अगर किसी को कोई कंडीशन नहीं है, वो जनरल वेलबींग के लिए चाहता है, तो वो 3 से 5 ग्राम सुबह या शाम में किसी भी एक बार टाइम यूज़ कर सकता है। किसी को लगता है कि मुझे वीकनेस है, मैं एग्जॉस्ट हो जाता हूँ, मुझे नर्वस सिस्टम वीक हो गया, चलने में दिक्कतें हो रही हैं, मसल वीक हो गई हैं, नींद ठीक नहीं है, तो वो सुबह शाम इसका यूज़ करें। अच्छा, ओके। पाउडर फॉर्म या लिक्विड फॉर्म, एनी फॉर्म? जी। ओके। एंड जो इतने सारे 50 ब्रांड्स है वहाँ पे, उसमें कौन कोई भी ले लें हम? हर एक ना ब्रांडिंग हो रही है, कंपनियां बना रही हैं, जिसमें भी जो कंपनी का आपको भरोसा लगता है, तो अश्वगंधा तो एक ही है, आप किसी फॉर्म में ले सकते हैं जिसमें आपको कन्वीनियंसी लगती है। एक ऐसे हर्ब के बारे में आपसे बात करना है जो काफ़ी अंडररेटेड है। लोग अश्वगंधा को पॉपुलर समझते हैं, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्राह्मी एज वेल, जी। जो काफ़ी अंडररेटेड हर्ब है, जी। जो अपने मेंटल हेल्थ को भी अच्छा बनाता है। एंड ये अश्वगंधा से इनफैक्ट बेटर है। इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों अपने अपने प्लेस में अच्छे ही हैं, और किसी को हम कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अश्वगंधा का एक मल्टीपल चीज़ों में काम होता है, ब्राह्मी का स्पेसिफिक आपकी मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा यूज़ होता है। तो दोनों अपने ही फील्ड में, या ये कहें कि जिसकी जहाँ ज़रूरत है उसमें वो बहुत अच्छे हैं। ओके। ठीक है ना, दोनों सिमिलर है, जहाँ ज़रूरत है वो वहाँ बेटर है। तो इसमें कंपेयर हम इसलिए नहीं करना चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए कि उसमें बेटर कौन सा है, क्योंकि जब ज़रूरत मसल्स की या किसी चीज़ की आती है तो अश्वगंधा ही बेटर काम कर सकता है, और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो अश्वगंधा और ब्राह्मी दोनों ही अच्छे से काम करते हैं, पर ब्राह्मी एक अच्छा ऑप्शन है अश्वगंधा के सामने। अश्वगंधा मल्टीपल चीज़ों पे मैम, और ब्राह्मी एक सिंगल 90% आपके मेंटल हेल्थ पे काम करता है। ब्राह्मी एज अ प्रोडक्ट ओनली 4% ऑफ आयुर्वेदिक मार्केट जो है इंडिया की, सिर्फ उसको कवर करता है। एंड बट ऐसा जो ब्राह्मी है वो इंटरनेशनली यूएसए में और इंटरनेशनल मार्केट में कई बार इन यूएस 40% तक मार्केट यूज़ कर रही है ब्राह्मी को फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक ADHD। सो उसका हाइप इंडिया में क्यों नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्राह्मी का यूज़ जो है इंडिया में नहीं। जब मानस रोगों की बात आती है तो सबसे पहले ब्राह्मी का ही यूज़ किया जाता है। जी। मानस रोगों में जो आपने ADHD की बात की, या फिर स्ट्रेस की बात करी, या स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करी, या आपने कोई भी डिजीज़ जो ब्रेन से रिलेटेड हो सकती है या फिर नर्वस सिस्टम की हो सकती है, ब्राह्मी उसमें काम करती है। दूसरी चीज़, ब्राह्मी के जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, वो रिजल्ट्स मिलते हैं आपको बच्चों के इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने में, जी। बुजुर्गों की जिनकी याददाश्त कम हो गई है उन सब में, जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेज में, उसमें ब्राह्मी बहुत अच्छा काम करता है। तो ब्राह्मी ना मानस रोगों की एक दिव्य औषधि है। अगर हम उसका यूज़ मानस रोगों में करते हैं तो हमें निश्चित ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसीलिए कारण है कि जब जब ब्रेन हेल्थ की बात आती है तो ब्राह्मी को सबसे पहले रखा जाता है। तो क्या जनरल पब्लिक यूज़ कर सकती है 100% कर सकती है। उसकी भी जनरल पब्लिक के लिए जब ब्राह्मी यूज़ करने की बात आती है तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किन को यूज़ करनी है। जो जनरल पब्लिक में की स्ट्रेस हो गया है, कामनेस नहीं है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, या फिर इरिटेशंस होनी शुरू हो गई हैं, बुजुर्ग भूल जाते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉसेज हो गए हैं, STML की दिक्कत है कि कुछ चीज़ें याद थी भूल गए, जिनका कंसंट्रेशन बच्चों का वीक हो गया है, वो सब ब्राह्मी का यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, किस फॉर्म में ये मार्केट में मिलती है? देखिए, ब्राह्मी पाउडर फॉर्म में भी मिलती है, ब्राह्मी घृत फॉर्म में भी मिलती है। तो पाउडर जो चूर्ण है ब्राह्मी का, उसकी भी जो डोज है वो, अगर अडल्ट डोज की मैं बात करूं तो 3 ग्राम पर डे है, 3 to 5 ग्राम पर डे आप ले सकते हैं। कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको ट्वाइस अ डे भी लिया जा सकता है, जनरल कंडीशन में वंस अ डे काफ़ी है। अब बात आती है, ये घृत फॉर्म में भी आता है, घी के फॉर्म में, ब्राह्मी घृत के नाम से मार्केट में बहुत अच्छे से मिलता है, और उसके ब्राह्मी घृत के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आप उसमें 5 ml लगभग 1 चम्मच के आसपास पर डे इसका प्रयोग कर सकते हैं, जनरल इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। जब बात आती है ब्राह्मी और किस फॉर्म में आ सकती है, तो ब्राह्मी आपका लिक्विड फॉर्म में मिल जाती है, ब्राह्मी का कैप्सूल्स भी मिलते हैं। अब
कोई कंपनी किसी फॉर्म में बनाती है, कोई टैबलेट फॉर्म में बनाती है, तो जैसे भी मिले। कैप्सूल फॉर्म में तो आप 500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से ब्राह्मी का अगर यूज़ किया जाता है तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो कंडीशंस बताई गई हैं उसमें मिलते ही मिलते हैं। जिन भी पेरेंट्स को अपने बच्चों के इंटेलेक्चुअल को बढ़ाने के लिए, या फिर कुछ चीज़ें जो कहते हैं कि भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उसमें अगर वो ब्राह्मी का यूज़ करें तो बहुत अच्छे उनको रिजल्ट मिल जाएंगे। दूसरी बात, लगभग 40 दिन तक, या मैं कहूँ 2 महीने तक, 45 से 60 दिन तक ब्राह्मी का कंटिन्यूस प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद में कुछ हफ्ते के लिए या कुछ दिन के लिए इसको अवॉइड करें, फिर से हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। आयुर्वेद की जो स्पा थेरेपीज चल रही हैं आज के टाइम पे, एंड क्या ये एक्चुअल में वर्क करती हैं? देखिए, थेरेपीज तो एक्चुअल में वर्क करती ही हैं अगर हम उनको सही तरीके से प्रोसेस करें तो। पर अभी आपने क्वेश्चन करा कि स्पाज में जो थेरेपी चल रही है, जब स्पा में थेरेपी कोई भी होती है तो वो थेरेपी केवल एक जर्नल रेजुविनेशन, तो मैं फिर भी सेकेंडरी रखूँगा, वो एक बिजनेस माइंडेड होती है जी। उसमें प्रॉपर चीज़ों का मुझे नहीं लगता कि ध्यान रखा जाता है, और ना इतनी नॉलेज उन लोगों को होती है कि वो किस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। अगर हम सही हाथों में सही जगह पर जाएं और उन थेरेपी को तब हम प्रयोग करें तो हमें निश्चित ही बहुत सारी चीज़ों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जैसे अभी क्या है कि ये लोगों ने बिजनेस माइंड कल्चर के थ्रू अभ्यंगम को ही एक मसाज के तरीके से स्पा में शुरू कर दिया हाँ, है। बिल्कुल। अब वो जर्नल कुछ ऑयलेशन के साथ में शुरू कर देते हैं, अब मसाज करते हैं और घर भेज देते हैं। जब अभ्यंगम की बात आती है तो अभ्यंगम ना एक बहुत ही आयुर्वेद का मेन, मैं ये कहूँ कि थेरेपीज़ में मेन थेरेपी है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है। अगर पेशेंट के अकॉर्डिंगली हम उसमें ऑयल को चूज़ करके उस अभ्यंगम को या फिर उन पार्ट्स को या पॉइंट्स के साथ में करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जो आयुर्वेद के वेरीफाइड सेंटर्स हों, डॉक्टर्स हों, हमें इन थेरेपीज़ को वहीं कराना चाहिए तो हमें वहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पाज में एक जर्नल पार्ट में एज ए मसाज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ है, पर एज ए ट्रीटमेंट वहाँ कोई भी आपको बेनिफिट्स मुझे नहीं लगता कि मिल पाएंगे। तो किस तरीके की थेरेपीज होते हैं आयुर्वेद में? देखिए, जब थेरेपीज़ की बात आती है तो सबसे पहले पंचकर्मा के ही रिलेटेड थेरेपीज़ होती हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, स्नेहन, सुयदन, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त, मोक्षण, ये तो पंचकर्मा के मेन प्रोसीजर में आते हैं जो पूर्व और प्रधान कर्म में कहे जाते हैं। अब इसके साथ साथ में कुछ स्पेसिफिक थेरेपीज़ भी बताई गई हैं कि अगर किसी के पास में ये इंटरनल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए टाइम नहीं है, वो सुपरफिशियल ही उसको ज़रूरत है, मतलब कहें कि हम एक्सटर्नल थेरेपीज़ की ही ज़रूरत है, तो उसमें अगर ब्रेन हेल्थ की या मेंटल हेल्थ की बात करें, डिस्टर्ब स्लीप जिसको है उसके लिए शिरोधारा बहुत अच्छे से काम करती है। किसी को साइनसाइटिस है तो उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस हैं तो उसमें नशम थेरेपी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इवन साइनसाइटिस के सर्जिकल प्रोसीजर जिनके हैं, कुछ केसेस में उनको अवॉइड भी किया गया है नशम थेरेपी या और ट्रीटमेंट्स के थ्रू। साथ में किसी को लोकलाइज कोई पेन है तो उस पेन के लिए, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस ही किसी को हो गया है तो उन पेन्स के लिए आपका जानुवस्ती बहुत अच्छे से काम करती है। किसी को लंबर रीजन्स में या स्पाइन में पेन है तो वहाँ पे आपका कटिवस्ती बहुत अच्छे से काम करती है। पोटली थेरेपी बहुत अच्छे से काम करती है। तो स्पेसिफिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली थेरेपीज चेंज होती हैं और वो डिज़ाइन की जाती हैं कि भाई किस इंसान को या किस पेशेंट को किसकी ज़रूरत है और कम टाइम में हम कैसे उसको रिजल्ट दे सकते हैं। तो हम एक्सटर्नल थेरेपीज पे भी काम करते हैं। तो आयुर्वेद में ये सब चीज़ें होती हैं। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की आपने जैसे बात कही, तो क्या हम कोई डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं? जैसे सेटिका एक जी। बीमारी है, जी, आपने बोला स्पाइनल डिसऑर्डर्स में। हमारे रिसर्च के थ्रू हमें पता चला, कुछ लोगों के रिव्यूज़ भी हैं कि उनका 14 दिन में एक आयुर्वेदिक सेंटर में जाके वो ठीक हो गया। हाँ जी, ऐसे 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। उन लोगों में मिलते हैं जिन लोगों का डेडिकेशंस वो खुद से भी रखते हैं कि हम उसको ठीक कर रहे हैं और वो डॉक्टर की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करते हैं। अब आपने क्वेश्चन करा कि क्या बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। देखिए, जब रिवर्सिबल बीमारी की बात आती है तो आयुर्वेद कहता है कि बीमारियां 3 तरीके से होती हैं, साध्य, असाध्य और कृच्छ साध्य। साध्य कहते हैं कि जो बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं तो वो तो ऑटोमेटिकली हम रिवर्स कर सकते हैं। कृच्छ साध्य होती हैं जिसमें टाइम लगता है और उस टाइम के बाद में वो ठीक हो जाती हैं। असाध्य कहते हैं जिनको हम कभी ठीक नहीं कर सकते। तो स्पेसिफिक जो डिजीज़ है उसके अकॉर्डिंगली ही कह सकते हैं कि कौन सी ठीक होगी या क्या नहीं होगी, कौन सी साध्य है क्या असाध्य है। फॉर अब आपने एग्जाम्पल बैक पेन में जैसे आपने शैटिका की ही मुझसे बात करी, तो शैटिका को हम कृष्साध्य बीमारी में रखते हैं तो उस व्याधि को कृष्साध्य में रखने से हम इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि 14 डेज 21 डेज, इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स इन दिनों में मिल सकते हैं। लेकिन
प्रिवेंटिव केयर के साथ में कुछ महीनों के लिए कुछ और हफ्तों के लिए भी ट्रीटमेंट करना चाहिए, जिससे हम उसको हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। जब बीमारी ठीक हो जाती है तो कुछ स्पेसिफिक जो कंडीशंस हैं कि जैसे शेटिका ही आपने बताया, उसमें क्या होता है कि ठीक होने के बाद भी उसकी एक जनरल केयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो केयर आप योगा के माध्यम से, एक्सरसाइजेस के माध्यम से, या फिर प्रिवेंटिव थेरेपीज़ जो पंचकर्मा की होती हैं उनके थ्रू आप उससे बच सकते हैं या उसको हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। एलोपैथी और आयुर्वेदा के बारे में आपकी क्या सोच है? दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। ओके। अगर इसमें पिक करने से ज़्यादा मैं एक लाइन इसमें बोलना चाहूँगा कि एलोपैथिक या आयुर्वेदा कोई डिफरेंट चीज़ें अलग नहीं है। पैथी के एक अंतर है, अपने अपने फॉर्म्स हैं कि ट्रीटमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। देखिए, दोनों का नमक और चीनी जैसा साथ है। जहाँ चीनी की ज़रूरत है वहाँ आप चीनी खा सकते हैं, और जहाँ नमक की ज़रूरत है वहाँ आप नमक ही खा सकते हैं। जी। दोनों को एक्सचेंज नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। जहाँ एमरजेंसी ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत है तो वहाँ एलोपैथिक अच्छे से काम करता है, ठीक है ना। बिल्कुल, हाँ। और जब आयुर्वेद की बात आती है तो क्रॉनिसिटी में, डिजीजेज में, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में आयुर्वेद बहुत अच्छे से, बहुत बेटर तरीके से काम करता है। तो दोनों का साथ नमक और चीनी जैसा साथ है। दोनों की अपने अपने प्लेस में एक अपनी अलग पहचान है और अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है। बट क्या आपको लगता है कि आयुर्वेद एलोपैथी से आगे निकल जाएगा आने वाले टाइम पे? देखिए, आगे निकलना और नहीं निकलना एक वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, जी। ठीक है। पर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आयुर्वेद का जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है और लोग उसकी तरफ बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो रहे हैं। आज मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ योर चॉइस? आपको पिक करना है दिस या दैट, हल्दी दूध या ग्रीन टी, हल्दी दूध। अश्वगंधा कैप्सूल्स या पाउडर फॉर्म, कैप्सूल्स। सुबह 5 बजे उठना या 9 बजे, 5 बजे, 5 o'clock मॉर्निंग। शिलाजित या जिंजेंग, शिलाजीत। पंचकर्मा क्लेंज या इंटरमिटेंट फास्टिंग, पंचकर्मा क्लेंजिंग। त्रिफला सोने से पहले या सुबह खाली पेट? दोनों के इसमें थोड़ा सा चेंज मैं बताना चाहूँगा कि सुबह और शाम में एक फ़र्क होता है। त्रिफला के ना रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, हार्ड स्टूल होता है, तो वो शाम को सोने के टाइम ही त्रिफला को लें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। किसी को अपने फैट लॉस को या फैट को मैनेज करने के लिए त्रिफला को लेना है तो वो मॉर्निंग खाली पेट लें। नस्य थेरेपी या स्टीम इनहेलेशन? नशम थेरेपी, स्टीम इनहेलेशन बेसिकली नशम थेरेपी का ही एक पार्ट है। और नशम थेरेपी। देसी घी या कोकोनट ऑयल? देसी घी। ऑयल पुलिंग या माउथ वॉश जब दांत की बात की जाती है तो? ऑयल पुलिंग। मॉडर्न जिम या योगा? दोनों के अपने फ़ायदे हैं। कोल्ड वाटर या वार्म वाटर बाथ? कोल्ड वाटर। जूस डिटॉक्स या आयुर्वेदिक काढ़ा? आयुर्वेदिक काढ़ा। आयुर्वेद में वेट लॉस से रिलेटेड क्या कहा गया है? देखिए, जब वेट लॉस की बात आती है तो जैसे शुरुआत में ही बताया था कि वेट जो बढ़ा हुआ है ना वो मेद धातु है, फैट है। अच्छा। अब उस फैट को मैनेज करने के लिए अब इसका 3 फॉर्म्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम। सबसे पहला डाइट है, सेकेंडरी लाइफस्टाइल, थर्ड है मेडिकेशंस। मेडिकेशंस का जब पार्ट आता है या ट्रीटमेंट्स का जब पार्ट आता है तो उस मेडिकेशंस में दवाइयों के साथ में फिर पंचकर्मा ट्रीटमेंट शुरू होते हैं। जी। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट में जब चीज़ें होती हैं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन पे हम काम करते हैं, जिससे फैट लॉस को ठीक करने में वेट लॉस करने में मदद मिलती है। एक मेजर होता है जिससे आपका बॉडी और फैट मेजर किया जाता है अकॉर्डिंग टू योर हाइट, जी। ठीक है। अगर किसी का अकॉर्डिंग टू देयर हाइट वेट ज़्यादा है, जैसे किसी के 5 किलो ज़्यादा है या किसी का 2-3 किलो ज़्यादा है, और लेट्स से समबडी इज़ 15 किलोज ओवर वेट, तो इन केसेस में क्या रेमेडीज़ आयुर्वेद कहता है? सबसे पहले तो टाइम पे खाना शुरू कर देना है। दूसरा, लो कार्ब्स खाने शुरू करने हैं। थर्ड चीज़, आपने आयुर्वेद कहता है कि जब तक पहला खाना डाइजेस्ट ना हो जाए तब तक सेकेंडरी मील नहीं लेना है। ओके। ये चीज़ आप समझ लीजिए कि जो हम मंचिंग वाली चीज़ें चलती हैं ना, कि अभी हमने कुछ लिया था, फिर 1 घंटे बाद हमने कुछ खाया, फिर 1 घंटे बाद कुछ खाया, वो चीज़ों को अवॉइड करना है अगर वेट लॉस करना है। जैसे हमने लंच 1:30 बजे किया जी। तो डाइजेस्ट होने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। जी। अगर 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है तो उसके बाद में आप कोई भी मील ले सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि वो हाई कार्ब्स में ना हो, वो लो कार्ब्स एक डाइट हो। तो लो कार्ब्स का मतलब जिसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम हो, जो कार्बोहाइड्रेट्स के
थ्रू, मतलब कि होता क्या है कि जब हाई कार्ब्स की हम बात करते हैं ना, वो क्वांटिटी पोर्शन वाइज तो कम दिखती है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि कोई शुगर की हमारी ड्रिंक हो गई, उसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई हमने पैक्ड फूड में कुछ भी बिस्किट सी ले लिया, उसके कार्ब्स ज़्यादा होते हैं। जी। कोई हमने मैदे से बना प्रोडक्ट्स ले लिया है जो फ्राइड हुआ हुआ है, तो उसके कार्ब्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमने कोशिश करनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज में, कि जैसे दाल हो सकती है, बॉइल्ड सूप हो सकते हैं, या फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, इस तरीके के सैलड हो सकते हैं, स्प्राउट्स हो सकते हैं, इस तरीके की चीज़ों से ही अपने आप को मतलब खाना है या उसको फिल करना है। तो और उसमें भी ये ध्यान रखना है कि जब तक पहले वाला खाना ना डाइजेस्ट हो, मतलब उसकी फीलिंग्स ऐसी ना हो कि पहले वाला अभी मतलब बिल्कुल हैवी कुछ पेट में है, या ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ जो हम बेल्चिंग आ रही है उसमें उसकी स्मेल आ रही है, खाना लग रहा है कि है, तब तक हमें सेकेंडरी पोर्शन नहीं लेना है। सो टिपिकली वेट फॉर 4 आवर्स। हाँ जी, 4 to 5 आवर्स, या फिर जब तक पहले की फीलिंग हो रही है तब तक नहीं। अच्छा ठीक है, हमने ये चलो कर लिया। जी अब आयुर्वेद क्या कहता है वेट लॉस करने के लिए? जी। फिर उसके बाद में जब आपने डाइटरी हैबिट्स अच्छी कर ली हैं, अब आप फिर पंचकर्मा थेरेपीज़ की तरफ, ट्रीटमेंट्स की तरफ आ जाइए। और फिर ओके। साथ में एक्सरसाइज भी आपको करनी है, ये चाहे योगा करनी है या जिम करना है। तो ऐसा कोई हर्ब्स नहीं है जो हम रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं टू कंट्रोल आवर वेट? जी, देखिए इसमें ना एक आरगवद कहते हैं, जिसको हम अमलताश के नाम से भी जानते हैं, तो उसका भी बॉडी के क्लिनजिंग में बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देखे जाते हैं। और ये भी देखा गया है कि वो कहीं ना कहीं हद तक वज़न को कम करने में भी मदद करता है। ठीक है। दूसरा, छोटी हरड़ आती है, हरितकी के नाम से सब लोग जानते हैं, छोटी हरड़ के नाम से वो जनरल पॉपुलर रहती है। तो उसका भी अगर हम 2 से 3 ग्राम पाउडर पर डे शाम को लेते हैं, तो उसके से भी वेट लॉस में मदद मिल जाती है। जी पाउडर इन द फॉर्म ऑफ विद लिक्विड वाटर हाँ, या लिक्विड वाटर, ल्यूकवार्म वाटर। ल्यूकवार्म वाटर हाँ के जी साथ? जी। ओके। और स्पेसिफिक मेडिकेशंस तो काफ़ी सारी आती ही हैं, अगर उनका यूज़ करते हैं तो भी वेट लॉस में रिजल्ट्स आयुर्वेद मिलते में हैं। हाँ जी हाँ जी। जैसे कि? जैसे कि मेदोहर गुगलू आती है। ओके। मेदोहर गुगलू का अगर हम प्रयोग करते हैं 2-2 टैबलेट सुबह दोपहर शाम, साथ में अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं और एक्सरसाइज पर डे करते हैं, तो काफ़ी अच्छे से वेट लॉस में रिजल्ट देखे गए। इसके साथ ही जिनको इसके बाद भी नहीं आ पाते हैं, तो फिर उनको पंचकर्मा थेरेपीज़ में ज़रूर जाना चाहिए, पंचकर्मा ट्रीटमेंट लेने चाहिए, उससे वेट लॉस होते हैं। इवन हॉस्पिटल में जो स्टेइंग फैसिलिटीज़ में हॉस्पिटल्स हैं, और जो हमारे यहाँ भी पेशेंट आते हैं एडमिट होते हैं, तो ऐसे भी देखे गए कि 7-14 डेज़ के पैकेजेस में, या फिर इतने दिनों में हमने लोगों के 7-7 किलो से 10 किलो तक भी वज़न कम होते हुए 15 दिन में देखे। थैंक यू सो मच गगन जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम एंड आपने जो आयुर्वेद के बारे में बात कही है, आई एम श्योर इससे हमारे व्यूअर्स को काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी। नमस्कार।